अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरी आवाज आ रही है? अ, आपके पास नीचे एक क्वेश्चंस का पैनल आ रहा होगा। अ, यहाँ पर आप उसमें मुझे बता सकते हैं कि आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना? तो जरा सा काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। उसामा, बाबर, मुजम्मिल बेटा, थैंक यू। जाजिब, थैंक यू। अच्छा जी सर, हाँ थोड़े से टाइम में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 3 बजे का टाइम है तो हम 5 मिनट लेके क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं, मेरे पीछे एक बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा और एक छोटा सा काम आपने और करना है सर। मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है सर? अगर मैं स्क्रीन पे लेके जाऊं आपको, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? बोर्ड क्लियर है? इसके बाद एक स्क्रीन आ रही होगी आपके पास, एक इंटरेक्टिव बोर्ड आ रहा होगा, वो भी नजर आ गया? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, बस थोड़ा सा रुकते हैं और फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बाकी आप लोग भी किसी दोस्त अब आपको कोई मतलब मैसेज को मसला वसला तो नहीं हुआ ना अभी तक? अल्लाह का शुक्र है, सब अमनो अमान है। कमेंट्स तो मुझे हो रहे होंगे और किसी को नहीं हो रहे होंगे, ठीक है? सिर्फ कमेंट मुझे शो हो रहे होंगे और किसी को भी शो नहीं हो रहे होंगे। तो आप सवाल सुकून से पूछ सकते हो, आप बिला झिझक सवाल पूछ सकते हो। आपको कोई सवाल पूछने में इशू नहीं है, कोई आपको जो है वो आपके सवाल पे जज नहीं कर रहा, ठीक है ना? खुदायद वसीब खैर राख ले। कोशिश करो बेटा अपनी मूवमेंट कम से कम रखो घर से बाहर ना, क्योंकि हालात अभी ऐसे चल रहे हैं कि बड़ा मामला आउट चल रहा है। बस अल्लाह खैर करे। लोकल ट्रांसमिशन जब से शुरू हुई है तो अभी कल डिलॉयट के एक डायरेक्टर का मेरे पास जो है वो मैसेज आया, तो उसको भी क्वारंटाइन किया गया। अल्लाह ताला उसकी उसकी जो है वो मतलब उसके लिए जिंदगी आसान करे। फराज अब आ रही है आवाज? थैंक यू। टाइम हो गया सब, पूरे 3 बजे, तो बस 2 मिनट और रुक के ना। कौसर, मैंने अभी तक बात नहीं की है बेटा कोई भी मेरे बच्चे। अभी किसी टीचर को तो क्वारंटाइन नहीं किया गया, लेकिन हालात बेटा बहुत बुरे चल रहे हैं और पता है बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। आई कैप शायद आज एक डिसीजन ले ले, इको और ये आई कैप शायद आज एक डिसीजन ले ले कि मतलब ये इवन ऑनलाइन भी अलाउड है या नहीं है, चलाना है या नहीं चलाना है। तो इस पे भी अभी को 3 बजे आई कैप में मीटिंग चल रही है, क्योंकि बेसिकली तमाम इंस्टीट्यूट जो भी ऑनलाइन भी चलाता है वो उसको आना तो इंस्टीट्यूट ही पड़ता है। तो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सबके लिए जाने की इशू है। बिल्कुल।
लेकिन एक रीजनेबल जो है ना वो लाइन ले लो उसकी, मतलब वो जॉन्ग वगैरह का हिसाब किताब ले लो, मंथली पैकेज ले लो, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ऐसे 1 महीने से आगे बात नहीं जाएगी। 1 महीना भी मैं बहुत बता रहा हूँ, होपफुली 15-16 दिनों में इंशाल्लाह ताला फिजिकल क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। थोड़ा सा बेटा अपने मोबाइल वगैरह का जो है ना वो हिसाब किताब देख लेना, आवाज कम ज्यादा कर लेना उसमें से, और फिर एक रीजनेबल बैंडविड्थ दे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताता चलूँ वो ये है कि ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, 2 जगह रिकॉर्ड हो रहा है, और एक जगह तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है गो टू वेबिनार उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, और दूसरा हमारे पास जो है वो अपना सेटअप है उसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो सेशन के एंड में जो है वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ठीक है जी। इज़हार अब सही हो गया बेटा? आप पेपर्स टाइम पे होंगे या नहीं इसके ऊपर भी अभी बात चल रही है। शायद सीए फाइनल का जो जून का अटेम्प्ट है मे बी देयर इज अ बिग चांस कि वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि अभी सीएफए के पेपर्स कैंसिल हुए हैं, तो कैंसिल हो जाए। छोड़ दो उसको, बाद में। सीएफए के पेपर्स कैंसिल हो गए थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब उन्होंने शायद जो है वो उसको अगस्त के एंड में करेंगे, और अब देखते हैं क्या इस पर क्या करता है, अपने जो करंट पेपर जो उस पर क्या हिसाब किताब बनाता है। चलें जी, अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं। 5 मिनट हमने इंतजार कर लिया है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अटेंडीज को 250 के करीब हो चुके हैं, ठीक है ना। अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी, आवाज करके जिसको भी इशू है ना वो थोड़ा सा दूर, मतलब थोड़ा सा ऐसी जगह पे बैठ जाए सिग्नल क्लियर आ रहे हो, ये थोड़ी देर में सेट हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो सेट होता जाता है। अगेन कोई इशू वाली बात नहीं है। द लेक्चर इज रिकॉर्डेड एट 2 प्लेसेस, 2 जगह पे रिकॉर्ड हो रहा है, और ये आपको क्लास के एंड में मिल ही जाएगा, ठीक है जी। या इसको हम अभी इसमें जो प्रेजेंटेशन है ना इसी में एड्रेस करते हैं, ठीक है ना। आई थिंक इट विल बी अनेबल फॉर अस, मैं वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो रैम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ठीक है जी। सर स्टार्ट कर दें अल्लाह का नाम लेके। चले जी सर स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। मैं खुद तिलावत कर लेता हूँ आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के नाम से हम स्टार्ट लेते हैं सर, और इस दुआ से स्टार्ट लेते हैं कि जल्द अज जल्द हमारी जो है वो फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी, और हम जो है वो अपने नॉर्मल जो रूटीन मोड है उस पर जाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले सर मैं सब्जेक्ट के बारे में बताता चलूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो पूरे सीए में एक ही कॉस्टिंग का पेपर है ओनली, बस। इसके बाद कॉस्टिंग का और कोई पेपर नहीं है, सिर्फ एक पेपर है, और इसी पेपर में उससे तुम्हारी बेसिक्स भी टेस्ट करनी है, एडवांस भी टेस्ट करना है, इसी एक जगह पे उससे सारी चीजें टेस्ट करनी है। कैफ में नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से बाय फार सबसे ज्यादा टाइम जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर खाता है, ठीक है जी, सबसे ज्यादा टाइम। इससे कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर सबसे ज्यादा टाइम खाता है क्योंकि सर इसमें इफेक्टिवली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर था उसके कुछ एलिमेंट्स ऐड हो गए, कुछ पुराने कॉस्टिंग के एलिमेंट्स ऐड हो गए, तो ये मिला के इफेक्टिवली एक पेपर नहीं है, मैं इसको 2 पेपर भी नहीं कहूंगा, ये 1.5 पेपर है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर आधा मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है और पुराना कॉस्टिंग भी शामिल है, ठीक है जी। तो सर एक डिटेल हमने एक प्रेजेंटेशन रखी हुई है, तो उस प्रेजेंटेशन को हम गो थ्रू करते हैं। उस प्रेजेंटेशन को पहले हम मुकम्मल देखेंगे, और फिर उसके बाद हम जो है वो सवाल लेंगे एक एक से। आपको देखिए मेरी साथ जो है वो पीछे वाली स्क्रीन नजर आ रही है आपको सर, जिसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रेजेंटेशन है, ये विजिबल है आपको? चले जी सर, अल्लाह का नाम लेते हैं हम जनाब, और हम जाते हैं सर लाइव। सर सबसे पहले तो सर इस सब्जेक्ट में है क्या क्या। सर इसका सब्जेक्ट का नाम है जनाब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है जी। और सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वर्ड पे जरा गौर करना सर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ये है कि सर ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके अंदर जो है वो कॉस्टिंग यानी बेसिक अकाउंटिंग रिलेटिंग टू कॉस्टिंग भी है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी डिसीजन मेकिंग भी है, ठीक है जी। अच्छा सर, सबसे पहली चीज इसके अंदर ये सिर्फ सीए में पूरा एक सब्जेक्ट है सर, उसका
एक ही सब्जेक्ट है सर कॉस्टिंग का, इसके बाद कोई सब्जेक्ट आप कॉस्टिंग का नहीं देखोगे, एक ही सब्जेक्ट है ये, ठीक है जी। कंसिडर द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, लास्ट टाइम का पेपर जो है वो आप किसी से पूछ सकते हैं कि एक रीजनेबल पेपर था, लेकिन उससे अगर एक अटेम्प्ट पीछे जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सर ये काफी मुश्किल पेपर आता रहा है। देखिए इसमें मुश्किल इसलिए होती है कि अकाउंटिंग के पेपर में तो आपको पता होता है ना कि एक सवाल है जी डेप्रिसिएशन का सवाल है, एक सवाल है आपके पास से IS2 का सवाल है, एक सवाल आपके पास से EPS का सवाल है, आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो मिसाल के तौर पर IS40 का क्वेश्चन है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको अव्वल पहले सवाल जज करना पड़ता है कि आया किस टॉपिक से। बाद में अक्सर ये 2-3 टॉपिक मिला के भी एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपकी एनालिटिकल जो स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। नंबर्स के साथ आप अच्छे हो, ठीक है जी, आपको परसेंटेजेस, आपको सर रेशोज और ये सारी चीजें, रेशोज का मतलब वो नहीं जो हमने FAR 1 में पढ़ा, वो रेशोज नहीं, ठीक है ना। ये वाले जो रेशोज होते हैं बेसिक, यार अगर 30% ऑफ फला जो है वो x है तो y कितना होगा, और सर अगर x और y ये है तो सर z कितना होगा। तो इस तरह की चीजें, नंबर्स में आप बहुत अच्छे हो सर। इसके साथ जो है वो सेम डे पे इकोनॉमिक्स का पेपर पड़ता है, ठीक है जी। तो जो बच्चा सर कॉस्टिंग का पेपर दे रहा है तो वो इफेक्टिवली इकोनॉमिक्स का पेपर उसी दिन पड़ेगा, ये देख के देना, ठीक है जी। तो इकोनॉमिक्स के पेपर के साथ इसका सीधा सीधा मतलब इफेक्टिवली जो है वो सुबह कॉस्टिंग हो रही होती है और शाम के वक्त इकोनॉमिक्स का पेपर होता है। और सर ये 7, 8, 9 में जो है वो पहले आपका 9 होता है, ऑडिट होता है, फिर एक दिन के गैप के बाद आपका कॉस्टिंग है, फिर एक दिन के गैप के बाद आपका FAR 2 का पेपर है, ठीक है जी। अच्छा जी सर, जरा सा रिजल्ट ट्रेंड पे हम जाएं तो इसके रिजल्ट्स बड़े अजीब से रहे सर। कभी आसमान तो कभी जमीन, ठीक है जी, कभी आसमान तो कभी जमीन। सर इसका रिजल्ट जो है वो कोई 23-24% भी रहा है, और कभी कभी ऐसी अटेम्प्ट भी आई है कि सर 59% लोग पास हुए हैं इसके अंदर, ठीक है ना, मतलब कोई 59-60% लोग भी पास हो गए इसके अंदर, ऐसी भी अटेम्प्ट आई हैं। लेकिन लेटली अगर मैं देखूं ना तो सर ये ट्रेंड काफी काफी रिवर्स हुआ है। आप देखिए लेटली को 32, 37, 29, 24, ठीक है जी। इसके अंदर एक अटेम्प्ट का रिजल्ट सितंबर का नहीं है, वो भी तकरीबन को 23% का रिजल्ट था। तो लगभग इतना रिजल्ट जो है वो रह रहा है। 23% का मतलब यह है कि लगभग जो है वो 1/4 रिजल्ट है, ठीक है जी। 1/4 का मतलब है सर 4 में से एक बच्चा पास है। लेकिन देखिए ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि आपके साथ पेपर देने वाला हर बच्चा क्लासेस नहीं ले रहा होता। आपके साथ पेपर देने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर की फीस जमा कराते हैं और सिर्फ बराए नाम अटेम्प्ट जाके देते हैं। तो सर ये पासिंग रेशियो अगर जेन्युइनली मेहनत करने वाले बच्चों का रेशियो निकाला जाए इसके अंदर तो ये तकरीबन कोई 40% के आसपास रहता है, ठीक है जी। मैं फिर रिपीट कर दूं सर, ध्यान से इस सब्जेक्ट में मतलब वक्त लगाना, सबसे ज्यादा टाइम जो है वो शायद तुम्हारा इसी सब्जेक्ट पे लगे, ठीक है जी। तो अल्लाह के वास्ते जरा सा इसको देख के चलना, ठीक है जी। सर आवाज आ रही है मेरी सबको? चले जी, एक स्टेप आगे जाते हैं हम जनाब। सर हमारे पास कोर्स में क्या है? सर कोर्स में हमारे पास 4 एरियाज हैं, ठीक है जी। 4 एरियाज हमारे पास सर हैं। पहला एरिया हमारे पास है बेसिक कॉस्टिंग का एरिया सर। मैंने इसके नीचे लिखा है बेसिक बट नॉट सो बेसिक। अच्छा, इसके अंदर जो कंटेंट्स होंगे वो आप साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। सर पहला एरिया है तकरीबन 15 से 20 मार्क्स का, ठीक है जी। इसमें आते हैं सर हमारे पास 3 टॉपिक्स, मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड। ये 3 है, ये आप लिखेंगे सर साथ साथ में। आई होप आपके पास एक नोटबुक है और आप उसको प्रॉपर क्लास की तरह जो है वो नोट करते जा रहे हैं, ठीक है जी। आपके पास सर पहले मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, सर ये तीन टॉपिक्स हैं। और इन 3 टॉपिक्स में से मैं आपको बताता चलूं कि सर जैसे मटेरियल पे पिछले 2 अटेम्प्ट से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछली 2 अटेम्प्ट से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी। सर लर्निंग कर्व पे तकरीबन 10 मार्क्स से क्वेश्चन हर अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में आया सर, तो 2-3 दफा आ चुका है। ओवरहेड सर तकरीबन दो अटेम्प्ट से नहीं आ रहा, ये मेरे ख्याल में दफा के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। ये अपने पास नोट करेंगे सर। मैं फिर रिपीट कर दूं, इन तीनों में से बाज़ औक़ात एक आ जाता है या 3 में से 2 टेस्ट होते हैं। अगर 2 टेस्ट होते हैं तो सर ये 8 या 10-10 नंबर के टेस्ट होते हैं, और अगर सर ये एक टेस्ट होता है तो लगभग 12 से लेके 15 मार्क्स का टेस्ट होता है। वैसे इसको नंबर जो है वो 15 से 20 दिए हैं, लेकिन ये कभी 15 से 20 नंबर का टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है जी। इसमें सर ये सबसे ज्यादा टेक्निकल है, ठीक है जी। ये कंपैरेटिवली आसान है सर, ये कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है जी। हमारे पास सर जो ओवरहेड है ये भी कंपैरेटिवली आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है ना। मटेरियल में लोगों को जो है वो थोड़ा सा इशू आता है, ठीक है जी। नंबर्स अनम्यूट करने प्लीज, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट तो देखो तुम लोग अनम्यूट में इसलिए नहीं कर सकता कि सबकी आवाज आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अनम्यूट आप लोगों ने अपने आप को खुद करना है वहां से ताकि मेरी आवाज आपको आ सके, ठीक है। अच्छा जी
सर हमारे पास इन 3 टॉपिक्स के बाद आई होप आपने लिख लिया होगा सर। फिर हमारे पास आता है सर बजटिंग एंड डिसीजन मेकिंग का एरिया। यार ये है मतलब हार्ट ऑफ द बीस्ट, ठीक है। हार्ट ऑफ द बीस्ट का मतलब है सर ये वो एरिया जिससे आपके नंबर आने हैं। 35 से 45 नंबर इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर पेपर, ठीक है ना। और इस एरिया में सर हमारे पास टोटल चार टॉपिक्स हैं सर। बजटिंग है सर, इसका सेपरेट ग्रेड है सर। ये लगभग कोई 15 से 20 नंबर हर अटेम्प्ट में टेस्ट होंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसका अपना ग्रेड है, टेस्ट होगा, ठीक है जी। सर हमारे पास ये 2 एरियाज हैं सर। एक सवाल इन 2 एरियाज में से आएगा, वो भी सर को 15 से 20 नंबर का आता है सर, ऐसा। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो ब्रेक इवन का चैप्टर है सर, ये लास्ट 10 अटेम्प्ट से टेस्ट हो रहा था, लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है जी। 10 अटेम्प्ट से टेस्ट हो रहा था, लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ। ये मैं फिर साथ साथ में बताता चलूं सर, ये बहुत कीमती इंफॉर्मेशन है, इसको खुदा के वास्ते साथ साथ में नोट करते जाएं, ताकि आप लोगों को बाद में जब तैयारी करने का टाइम आए तो आपको चीजें पता हो यार मैंने किस एरिया में कितना टाइम लगाना है। बजटिंग 15 से 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, डिसीजन मेकिंग 15 से 20 नंबर की टेस्ट होगी, ठीक है जी। और मैं फिर बता दूं इन दोनों के सेपरेट ग्रेड हैं सर। ब्रेक इवन लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, इससे पहले 10 अटेम्प्ट लगातार आता है, लगातार आता है, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अच्छा ये आपको दोनों चीजें नजर आ रही होंगी, फ्लिप करोगे तो आपको मेरी तस्वीर आ रही होगी, और अगर सर आप वो कर रहे होंगे फ्लिप करेंगे तो आपको इंटरेक्टिव बोर्ड भी नजर आ रहा होगा, ऐसा ही ना सर। थैंक यू साजिद। अब आवाज आ रही है बेटा सारा? ठीक है जी, बोथ आर विजिबल सर। सर ये आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, बजटिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है जी। अच्छा जी, सर हमारे पास जो तीसरा एरिया है ये है बहुत छोटा एरिया, ये कॉपी करना है। अच्छा कर लो, कॉपी कर लो। सरकार कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? काशिफ भाई आप भी कैसे हैं? ठीक है। यार मेरी तस्वीर देख के क्या करोगे बस। ब्रेक इवन की ग्रेड दोबारा बता दें, ब्रेक इवन की ग्रेड आपके सामने है सर। 10 नंबर का जो है वो 10 अटेम्प्ट में लास्ट टाइम टेस्ट हुआ है, लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ है, उससे पहले 10 अटेम्प्ट लगातार टेस्ट होता है। मार्क्स सर इसके बड़े वेरिएबल नंबर है भाई इसके सर। ये 8 नंबर से लेके 16 नंबर तक टेस्ट हुआ है सर। सेकंड ग्रेड के ओवरऑल मार्क्स हमारे पास हैं सर कोई 30 से 35 से 45, ठीक है। 35 से लेके 45 मार्क्स हैं इसके। इस बार पेपर में आएगा डेफिनेटली इंशाल्लाह सर, ब्रेक इवन जवाब पेपर में लाजमी आएगा। मेरी तस्वीर देख के बाद कुछ नहीं करो तुम, ये प्रेजेंटेशन देख लो, बाद में मैं तुम्हें भेज देता हूँ, देख के डिलीट कर देना। जी जनाब। बड़े हम आगे दोस्त। चलिए जी, सर हमारे पास जो तीसरा एरिया है ये कॉस्टिंग सिस्टम्स का एरिया है, सॉरी वैल्यू एनालिसिस और टाइम वैल्यू एनालिसिस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एरिया। ये है तो 20 से 30 नंबर का एरिया, लेकिन सर ये ऐसा एरिया है जो मार्क्स गेन करने वाला एरिया है, ठीक है ना। इस पे अपना हाथ आप लोगों ने साफ करना है, इस पे चैंपियन रहोगे तो पेपर इंशाल्लाह निकल जाएगा। ये वो एरिया है सर जिसको कहते हैं ना कि यार अगर आपने तरीके से निकाल लिया ना, मतलब ढंग से आपने इस पर टाइम लगा दिया ना, तो सर ये आपके पेपर पास कराने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है जी। सर इसमें हमारे पास है 3 टॉपिक्स। एक हमारे पास है सर एनपीवी आईआरआर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सस्टेनेबिलिटी। सर मैं फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि सर हमारी एक लिमिटेशन है पेपर की कि ये वाला एरिया कम से कम 15 से 20 नंबर का लाजमी टेस्ट होगा, इसकी अपनी ग्रेड है। मैं फिर रिपीट कर दूं सर, ये 15 से 20 नंबर एमपीवी आईआर लाजमी टेस्ट होगा सर। इन 2 एरियाज में से ऑल्टरनेटिवली टेस्टिंग होती है सर, ठीक है जी। कभी टेस्ट होता है, कभी नहीं होता, होता है तो सर 5 से लेके 8 नंबर की टेस्टिंग इस एरिया में से होती है। लास्ट टाइम सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टेस्ट हुआ है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, सर अली अहमद थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम आपको। अच्छा जी सर, मेरे पास ये तीन टॉपिक्स हैं, और मैं फिर आपको बता दूं कि सर इन 3 टॉपिक्स में से लाजमी एनपीवी आईआरआर आना है। अच्छा उसकी वजह पता है क्या? एक जमाने में जब ये
कॉस्टिंग का पेपर हुआ करता था तो सबने रिकमेंड ये किया था कि आप इसको एटलीस्ट इसमें इतनी चीजें डालने के, जब बच्चा सीए फाइनल में है ना तो जो वो बीएमडी पढ़ रहा हो तो उसको एटलीस्ट इस चीज का आइडिया है, ठीक है। कि एनपीवी कैसे निकाली जाती है, आईआरआर कैसे निकाला जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है शेयर्स, बॉन्ड, इस तरह की चीजें, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत जूसी एरिया है, ठीक है जी। और मैं फिर आपको बता दूं सर, इसके मार्क्स एंड टोटल ऑफिशियल मार्क्स हैं इसके 25 से 30, लेकिन सर ये जनरली टेस्ट होता है 20 से 22 नंबर के बीच में, ठीक है ना। और मैं फिर आपको बता दूं सर, अगर ये इस पे आपका हाथ पक्का स्ट्रांग है, आपके पेपर निकलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। ईमानदारी से इस एरिया पे काम करना, ठीक है जी। बढ़ जाए आगे जनाब, बढ़ जाए आगे। कॉपी कर लिया, हमारे पीछे से हट जा बेटा, रिकॉर्ड आ रहा है। हाँ जी, हो गया कॉपी मेरे बच्चों, चलो जी। फिर हम आते हैं सर कॉस्टिंग सिस्टम। सर ये एक इंतहाई लंबी गटर है, फिर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये एक इंतहाई लंबी गटर है, ठीक है ना। और इस गटर में मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है जी। लेकिन अगेन सर इन टॉपिक्स में टाइम भी बहुत लगता है लोगों का, लेकिन आप इसके रिलेटिव मार्क्स देख लें सर, ये 25 से 30 नंबर का एरिया है और इसके अंदर 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक। सर एक चीज मैं एडमिट करूं, ये बैच कॉस्टिंग सर लास्ट टाइम उन्होंने कोर्स से निकाल दिया था, उन्होंने कहा था कि यार ये 2 पेज का चैप्टर पढ़ के आने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। ये किसी बुक की जरूरत है, 7 मैं एंड में बता रहा हूँ, ठीक है जी। मुबशिर इस पर भी हम बहस करते बात करते हैं, ठीक है। सर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का एरिया है, प्रोसेस ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट्स है। सर इन दो में से हर अटेम्प्ट में एक सवाल आता है, एक सवाल इसमें से लाजमी आता है, ठीक है जी। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ये दो एक ही चैप्टर है, और सर इस पे ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में सवाल आता रहता है सर, लेकिन सवाल आता है तो तगड़ा सवाल आता है इसके ऊपर, ठीक है जी। इन दो में से एक सवाल आएगा, ये दो एक ही चैप्टर के दो नाम है, ठीक है जी। और टारगेट कॉस्टिंग सिर्फ एक ही दफा आया है सर अभी तक, ठीक है ना। ये एक ही दफा है, जब से 2013 से कोर्स में शामिल है, ये एक ही दफा टेस्ट हुआ है, ठीक है जी। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी एक यतीम सा टॉपिक है, ये कभी टेस्ट होता है तो 4-5 अटेम्प्ट्स में एक दफा, 4 अटेम्प्ट्स के बाद 5 अटेम्प्ट्स के बाद एक दफा। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को 7-8 अटेम्प्ट्स के बाद एक दफा टेस्ट होता है, ठीक है जी। कॉस्टिंग सिस्टम के ओवरऑल मार्क्स है बेटा 25 से 30, ठीक है ना। इसमें सर मेरे हिसाब से जो की एरियाज होंगे जिसपे आपने काम ज्यादा करना है, प्रोसेस ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट्स और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एरिया जिसपे आपने काम अच्छा करना है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें से आपके नंबर बनने हैं, ठीक है जी। जनाब मैं रुक जाऊं, कॉपी कर रहे हो? अच्छा देखिए, एक चीज एक दिमाग में रखिएगा कि ये वो एरिया है जिसमें सबसे कम नंबर है और बहुत सारा बड़ा एरिया, ठीक है ना। और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि यार लोग इसी एरिया से जनरली जो है वो स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। हमारा ये मानना नहीं है, हम ये कहते हैं कि जनाब जिस एरिया से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो डिजर्व करता है कि उसको ज्यादा टाइम भी दिया जाए, ठीक है ना। उसको शुरू में जो है वो हम टाइम दे दें जनाब, ये करना भी आसान है, ठीक है जी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ सर, इस पूरे एरिया से 35 से 25 से 30 नंबर के सवाल बनेंगे, मेरे हिसाब से कोई 2 सवाल बनते हैं इससे, जनरली 2 ज्यादा सवाल नहीं बनते मोस्ट ऑफ द टाइम सर। मोस्ट ऑफ द टाइम सर इसमें जो है वो टेस्ट होता है स्टैंड कॉस्टिंग और ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्टैंड कॉस्टिंग और प्रोसेस ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट्स पर टेस्ट होता है, ठीक है जी। सर प्रोसेस ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट्स कितने मार्क्स का टेस्ट होता है सर? 12 से 15 मार्क्स का। सर स्टैंड कॉस्टिंग कितने मार्क्स का टेस्ट होता है सर? 12 से 19 नंबर का, ठीक है जी। और सर ये याद रखिएगा कि जो एरिया 45 से 50 मार्क्स का एरिया है ना, वो हम शुरू में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम रिजल्ट से पहले इसको कवर भी कर लें, ठीक है जी। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग सर ये 8-9 अटेम्प्ट्स में एक दफा आता है, सर्विस कॉस्टिंग आज तक नहीं आया, ठीक है जी। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को 8 अटेम्प्ट में एक दफा है, मार्जिनल कॉस्टिंग को 4 अटेम्प्ट में एक दफा है। सर ये दो टॉपिक ऑल्टरनेटिवली आते हैं, कभी ये आता है, कभी ये आता है, कभी ये आता है, कभी ये आता है, ठीक है जी। कॉस्टिंग और बीएमडी लिंक सब्जेक्ट से, डेफिनेटली लिंक सब्जेक्ट से सर। ये एक ही चैप्टर है, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है कि इसमें कुछ पहले बेसिक्स होती हैं, फिर कुछ एडवांस चीजें होती हैं, ठीक है जी। फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, इससे 8-9 अटेम्प्ट्स में सवाल आता है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को 7-8 अटेम्प्ट में एक दफा टेस्ट होता है। सर्विस अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। मार्जिनल कॉस्टिंग को 4-5 अटेम्प्ट बाद आता है, ये ऑल्टरनेटिवली टेस्ट होता है सर। ये एक चैप्टर है, ये हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में ये भी आपको नजर आ रहा होगा। जी जनाब, डायमंड राजा
डायमंड राजा हम ये बता रहे थे कि ये 25 से 30 नंबर का एरिया है, 7 टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है जी। जी जनाब, सारे सब ठीक है? साथ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ जो जनाब बढ़ जाएंगे जनाब। ए लेवल से कंपैरिजन में क्या है सर, ए लेवल टोटल सिलेबस का 20% आप पढ़कर आ रहे हो, 15 to 20%, बाकी सारा आपने नया पढ़ना है। हमजा मीर बिल्कुल बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ, साथ की किस बुक की जरूरत है, आगे जाने दो, थोड़ा सा आगे जाने दो, सवाल अपने रिजर्व रखो, प्रेजेंटेशन के एंड में पूछ लेना। सर ये एरिया टेक्निकल नहीं है इतना, इसके अंदर सिर्फ एक स्टैंड कॉस्टिंग और प्रोसेस का चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी एरिया मुश्किल भी नहीं है, आसान एरिया ये। अब देखो यार, मसला ये है कि एक पिच है जो जो जिसपे स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, और मैं वसीम अकरम हूँ, और मैं आके मतलब स्पिन वाली पिच पे भी वसीम अकरम बनने की कोशिश करूंगा ना, तो पिटाई होगी। मसला ये है कि यार जो जूसी एरिया है ना, जो 45 से 50 नंबर के एरिया मैंने आपको बता दिया, जिसमें ब्रेक इवन है, डिसीजन मेकिंग है और बजटिंग है, ठीक है जी, उसमें जो है वो जो 45-50 नंबर के एरिया है, वो ऐसे एरिया जिसमें ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। लेकिन सर जनरली लोग इस एरिया में ज्यादा टाइम लगाते हैं जिसमें मार्क्स कम है और मतलब क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बेसिक कॉस्टिंग का एरिया है, इससे हम बिल्कुल टाइम लगाएंगे, लेकिन हमारा जो है वो बाकी का टाइम, जो मेजर टाइम लगना चाहिए वो उनकी एरिया के ऊपर लगना चाहिए, ठीक है जी। बड़े हम दोस्त, स्टैंड कॉस्टिंग बटन डिसीजन मेकिंग के साथ मिलकर कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है जी। डिसीजन मेकिंग है फ्यूचर की चीज, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है मुर्गा चीज। स्टैंड कॉस्टिंग का मतलब है तुम्हें बजट दिया गया था, तुमने खर्चा कितना किया, इन दोनों को कंपेयर करो। डिसीजन मेकिंग है फ्यूचर की चीज, ठीक है जी। बड़े हम दोस्त आगे कर लिया कॉपी, सारा बता रहा हूँ बेटा। हाँ जी सर, एक ऐसा सवाल जिसपे हर एक बंदे की अपनी राय, अच्छा मेरी अपनी राय इसके ऊपर सर, कोई 14 साल पढ़ाने के बेसिस पे इसके ऊपर एक राय, और मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि मैं मतलब इस पर काफी काम किया मैंने, ये हमारे एक 14 साल की रिसर्च चल रही थी, ठीक है जी। तो इस 14 साल की रिसर्च को जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट में बच्चे क्यों फेल होते हैं, ठीक है जी। देखिए दो चीजें हैं, दो चीजों में ना, दो चीजों में फर्क रखना है, एक वो जो टीचर को आता है और एक वो जो एग्जाम में आता है। एक वो चीज जो टीचर को आती है, एक वो चीज जो एग्जाम में आती है, ठीक है जी। अल्लाह करे इन दोनों में गैप कम से कम, ठीक है ना, अल्लाह करे इन दोनों में गैप कम से कम, ये मेरी अल्लाह से दुआ है, ठीक है ना। अच्छा जी, बजटिंग में वही आता है जो क्लास में कराते हैं, नहीं बेटा ऐसा कभी कभी हो जाता है। लास्ट टाइम में हमने क्लास में एक सवाल किया बजटिंग का, वो पेपर में वैसे ही सवाल उठ के आ गया, इट वाज अ कोइंसिडेंस, ठीक है ना। और जो बंदा आपसे ये कहता है कि जो वो पेपर में बताता है वो पेपर में आ जाता है, तो उसको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है, ठीक है ना। वो मतलब वो ऐसी बन जाने, ये दुनिया बेच रही होती, छोड़ो उसको। हाँ जी सर, सबसे पहले इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा मसला ये कि रिलाइंग ऑन प्रैक्टिस एंड नॉट फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स। देखो मैं अगर आपको सवाल पे सवाल देता रहा हूँ, सवाल पे सवाल देता रहा हूँ, और आपको ये नहीं बताऊं कि यार इसमें थीम क्या है, मैं आपको सर वो गुण ना बता दूं जिसको आप समझ के जो है वो मतलब कुछ 10 सवाल आप खुद से कर सकूं, रात दिन के मैं आपको खुद 10 सवाल कराऊं। सर मैं आपको कराऊंगा 10 सवाल, इसलिए कि बहुत सारे लोगों में गुड़ पकड़ने की टेक्निक नहीं होती है, स्टेमिना नहीं होता है, दिमाग नहीं होता। लेकिन मेरी तुमसे जो है वो इंतजार रहेगी कि यार कॉन्सेप्ट्स पे गौर करना। प्रैक्टिस ऐसी चीज है जो बंदा कर लेता है, कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे फंसोगे तुम, ठीक है जी। दूसरी चीज सर, वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन एरियाज दैट कैरी लेसर मार्क्स एंड गिविंग रेजल्ट टाइम टू जूसी एरिया। जैसे मैंने आपको बताया कि यार 25 नंबर के एरिया के ऊपर लोग कोई 60% टाइम दे देते हैं, ठीक है जी, और जो 50 नंबर का एरिया है उसके ऊपर कोई 20% टाइम दे रहे होते हैं, तो यार फिर ये खुद मतलब एक दलदल में घुसने वाली बात है, ठीक है जी। ये खुद जो है वो अपने आप को फंसाने वाली बात है, ठीक है जी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस पे जो है वो 50% एरिया वाले पे बहुत ज्यादा टाइम दें, और इस 25% वाले एरिया में भी अच्छा खासा टाइम दें, ताकि दोनों में से कोई चीज आपकी मिस ना हो। लेकिन अगेन सर देखें, एक स्मार्ट स्टूडेंट और एक गधे में फर्क ये है कि स्मार्ट बंदा जो है ना वो कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट चाहता है, कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट चाहता है, ठीक है जी। और मैदान अब सही आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर होके बैठ जाओ। अच्छा जी सर, फिर दूसरी चीज, पास पेपर्स आर इनफ। सर ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। पास पेपर देखो एक नियत से करो कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए, इस नियत से नहीं करो कि यार इसमें सवाल उठ के आएगा। चलो यार मैं एक चैलेंज करता हूँ, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे हमारे दोस्त अब आप इस वक्त जो है वो ये वीडियो देख भी रहे होंगे, ठीक है ना, कमेंट भी कर सकते होंगे।
मेरी आपसे इल्तिजा यार, खुले दिल से बताओ कि यार लास्ट अटेम्प्ट का जो पेपर आया है उसमें कितने परसेंट ऐसा एरिया है जो पास पेपर से उठ गया? मैं आपको बता रहा हूँ सर, 1 रुपए का भी पास पेपर से उठ के नहीं आया। ठीक है जी, 1 रुपए का भी पास पेपर से उठ के नहीं आया। मैं फिर आपको बता दूं, 1 रुपए का भी इसमें से पास पेपर से उठ के नहीं आया सर। आप पास पेपर इस नियत से करें कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है जी, हाँ सर, फाइनल के पास पेपर्स में से आया है सर, बिल्कुल एक बच्चे ने सही आइडेंटिफाई किया कि फाइनल के पास पेपर्स में से कुछ सवाल आए। तो मैं सर आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अगर आप से लेवल बी पे तैयारी कर रहे हो तो पास पेपर पे लेवल ए के करो सर। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पुराने पेपर हैं वो करो, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, और हमारा सर एक प्रैक्टिस मैनुअल है, वो भी हम आपको बताऊंगा कि सर उसके अंदर काफी सारी चीजें सर। फिर अल्लाह के वास्ते ये क्रैमिंग का फंक्शन यार ये नहीं करना। लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फॉर्मूला याद कर रहे होते हैं। फॉर्मूला होता है सर एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। एक छोटा मैं फंक्शन दे रहा हूँ, इसको लोग ऐसे याद कर रहे हैं, सपा पाक सपा पाक सपा पाक सपा। तो खुदा के बंदो, अल्लाह को मानो, इसको लॉजिकली समझ लो तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, फंक्शन याद नहीं करना, फंक्शंस को जरा ध्यान से समझ लेना कि इस फंक्शन की लॉजिक क्या है। मैं फिर आपको बताऊं, कॉन्सेप्ट में टाइम लगाओगे तुम्हारी एफर्ट रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है जी, अच्छा जनाब, व्हाट टू रीड सर? बुक्स आपके पास कोई नहीं है सर? हमारे पास एक अपना मैनुअल है, ठीक है ना, ARTD का मैनुअल है, CMA का, और माशाल्लाह वो मैनुअल जो है वो तकरीबन जो है वो पिछले 4 अटेम्प्ट से हम वो कर रहे हैं, उसको हर अटेम्प्ट में हम अपडेट करते हैं। इस अटेम्प्ट में भी हमने उसको अपडेट किया है। ठीक है जी, मैं और अली जो है वो इस पर काफी, मतलब ये छुट्टियां चल रही थी, इस पर काफी सारा काम भी हमने किया, कुछ चीजें इस पर चेंज की है, कुछ एडिशन लगाई है, कुछ ऑब्सोलीट चीजें हमने उसमें से निकाल दी हैं। ठीक है जी, अब आवाज आ रही है बेटा? पीडीएफ देखेंगे कि सर पीडीएफ आपको मैनुअल का आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ऑनलाइन अगर करेंगे तो पीडीएफ आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी सर। दूसरा समरी है सर, मेरी मेरी का मतलब है मेरी और अली की एफर्ट्स। ठीक है जी, आपके एफर्ट्स, इन दोनों की एफर्ट्स चाहिए सर। इंशाल्लाह ताला सक्सेस जो है वो अल्लाह ताला उन्हीं को देता है सर जो उसके लिए कोशिश करता है। ठीक है जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, अल्लाह के वास्ते जान मारनी है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है जी, बड़े से आगे जनाब। सर एक हमारा ग्रुप होगा ऑनलाइन सपोर्ट का, ठीक है जी, इसके ऊपर आपको हर क्लास के एंड पे वीडियो शेयर होंगी। ठीक है जी, हर क्लास के एंड पे वीडियो शेयर होंगी आपके साथ इसमें। ठीक है जी, और मतलब लेक्चर नोट शेयर होंगे, क्लास का जो है वो हिसाब किताब, क्योंकि देखो मैम मेरी जनरली आदत ऐसी है कि मैं पढ़ाता हूँ तो उसकी जनरली एक वीडियो बना देता हूँ, तो मैं शेयर भी कर लेता हूँ बच्चों के साथ। और हमारा ग्रुप जो है वो जो जब हम डिजाइन करेंगे उसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे अपने स्टूडेंट्स को, ताकि उसका बेनिफिट उनको जो है वो आगे मिलता जाए। क्योंकि सर याद रखिएगा कि एक जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो बच्चा बात होगा कितना अटेंटिवली उसको नहीं सुन पाता, मिस कर देता है, किसी और जो है वो दिमाग में कहीं और कोई चीजें चल रही होती हैं। तो हम लोग सर एक ऑनलाइन सपोर्ट आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे कॉस्टिंग में, एक अच्छे अच्छे लेवल की, ताकि आप लोग जो है वो उसको सुकून से बाद में अगर देखना भी चाहो तो आप देख सको। ठीक है जी, ग्रुप फुल हो गया, ज्वाइन कैसे करें? नया ग्रुप बनेगा बेटा क्लास का, रुक जाओ, टेंशन नहीं लो। ठीक है जी, अच्छा जनाब, थैंक यू वेरी मच। मैं अल्लाह गाइड इज द बेस्ट। सर हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग 1 मिनट में पानी वानी पी के फिर रेडी हो जाएं। सर हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है जी, मैं इससे हट रहा हूँ जनाब। आई होप आप लोगों ने सारे एरियाज कवर कर लिए। मैं जरा दोबारा उन एरियाज पे चला जाऊँ, आपके सामने चेक कर लो कि आप लोगों ने उसको कॉपी किया टॉपिक्स पूरे। मैंने सर आपको सबसे पहला एरिया बताया था जो ओवरऑल तकरीबन 15 से 20 नंबर का था। इसके अंदर 3 टॉपिक्स थे हमारे पास सर। कौन कौन से? मटेरियल कॉन्सेप्ट, मटेरियल के कॉन्सेप्ट से सर लेबर है हमारे पास, ओवरहेड्स हैं, मैंने आपको बताया कि सर ये आसान एरिया है। दूसरे में हमारे पास सर 35 से 45 नंबर का ये वो एरिया सर जिसपे आपने जान मारनी है सर। इसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं सर, बजटिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ब्रेक इवन है। ठीक है जी, हमारे पास सर टाइम वैल्यू का चैप्टर है, एनपीवी आईआरआर है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, सस्टेनेबिलिटी है इसके अंदर। कॉस्टिंग सिस्टम में सर आपके पास ये 7 एरियाज हैं। ठीक है जी, जिसमें से 3 एरियाज मैंने नंबर 2 में क्लब किए हुए हैं, और उसको जो है वो कुछ टिक टिक नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही, कट के आ रही है यार। आवाज आ रही है सबको अब मेरी? चलो जी, थैंक यू वेरी मच काशिफ। अच्छा जी सर, हम आगे बढ़ते हैं सर अपने पहले टॉपिक की तरफ। आप
जरा सा 1 मिनट के लिए सुस्ता रहे हैं सर, हम जा रहे हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, ठीक है जी। जनाब आपको एक बोर्ड नजर आ रहा होगा सर, सर आपको एक ब्लैंक पेज नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है सर आपको? एक ब्लैंक पेज आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर सर? सर अपने पास सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप जनाब ब्रेक इवन एनालिसिस का, ठीक है जी। हेडिंग डालना सर अपने पास ब्रेक इवन एनालिसिस, शाबाश सर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना जरा सा बेसिक मैं अपनी एक छोटी सी चीज, जो बेसिक चीज है सर, जो आई होप आपको पता भी होगी, मैं उस बेसिक सी चीज के ऊपर आ रहा हूँ सर। मुझे एक चीज ये बताएं सर, आपने एक कॉस्ट की क्लासिफिकेशन सुनी होगी, व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट? सर कॉस्ट होती क्या है? जी जनाब, कॉस्ट क्या होती है जनाब? कॉस्ट क्या होती है जनाब? खर्चा, वेरी गुड सर। और सर आसान भाषा में रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय एन आर्टिकल और एक्टिविटी, ठीक है जी। खर्चा, कंसिडरेशन पेड, इसकी कीमत सर, इसकी डेफिनेशन अपने पास लिख लें। कभी कभी सर थ्योरी में एक आध नंबर की डेफिनेशन आ जाती है कि फला चीज को एक्सप्लेन करें, इस चीज को एक्सप्लेन करें, ठीक है जी। तो सर कॉस्ट का मतलब है रिसोर्सेज कंज्यूम बाय एन आर्टिकल और एक्टिविटी, ठीक है जी। किसी चीज पे कितना खर्चा हुआ, कितने रिसोर्सेज कंज्यूम हुआ। मिसाल के तौर पर सर अगर कोई मुझे ये कहता है कि जनाब एक पेन बनाने पे, ये पेन है मेरे हाथ में, ये पेन कितने का बना, तो मेरा जवाब ये होना चाहिए कि सर इस पेन के ऊपर प्लास्टिक लगा है, इस पेन के ऊपर ये चीज लगी, वो चीज लगी, लेबर लगी, सर इस पेन पे टोटल 2500 रुपए का खर्चा है, ठीक है जी। बेचेंगे इसको हम 3000 में, लेकिन खर्चा हमारे पास सर 2500 का है। तो सर ये याद रखिएगा कि जितने रिसोर्सेज इसने कंज्यूम किए हैं कंपनी के, सर वो इसकी कॉस्ट है, ठीक है जी। अब जनाब हमारे पास सर कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है। सर हम सबसे पहले कॉस्ट की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर। एक क्लासिफिकेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू नेचर। एक एक करके हम देख लेते हैं सर। हम सबसे पहले देख लेते हैं सर विद रिस्पेक्ट टू नेचर, ठीक है जी। अब बता विद रिस्पेक्ट टू नेचर अगर मैं देखने जाऊं तो सर मेरे पास नेचर में दो टाइप की कॉस्ट है सर, सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है जी। मैं इसको सर और जरा डिटेल में लिख दूं, जो हम कॉस्टिंग में जो चीजें इस्तेमाल करेंगे सर, हमारे पास दो टाइप की कॉस्ट है। पहले इसमें सर मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। फिर सर मैन्युफैक्चरिंग की हमारे पास दो क्लासेस होंगे सर, कौन सी जनाब? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, हमारे पास सर कॉस्ट की दो क्लासेस। सबसे पहले कॉस्ट की हमने डेफिनेशन देखी, रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय एन आर्टिकल, ठीक है जी। फिर हमने देखा सर हमारे पास कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है दो तरीके से सर। नंबर वन, नेचर की बेसिस पे कि कॉस्ट की नेचर क्या है सर। कॉस्ट की नेचर दो टाइप की है, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। आसानी के लिए मैं बता रहा हूं सर, मैन्युफैक्चरिंग वो खर्चा है जो कंपनी की फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, कंपनी की फैक्ट्री के अंदर हो रहा है सर। आप मिसाल के तौर पर अगर कंपनी में जाते हो ना, तो उसके दो दो एस्पेक्ट्स होते हैं सर। एक उसकी फैक्ट्री है, एक उसका ऑफिस है, ठीक है जी। सर जो खर्चा फैक्ट्री के अंदर हो रहा है मैं उसको नाम दूंगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो खर्चा फैक्ट्री में नहीं हो रहा, ऑफिस में हो रहा है सर, उसको मैं नाम दूंगा नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। आसान भाषा में वो सारा खर्चा जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो सारा खर्चा जो कंपनी का फैक्ट्री के बाहर हो रहा है वो क्या सर?
नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की दो टाइप्स हैं, कौन सी सर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट में सर मैं दो हिस्से डाल रहा हूं सर, वैसे तीन है लेकिन मैं दो हिस्सों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं सर। नंबर वन डायरेक्ट मटेरियल, नंबर टू डायरेक्ट लेबर। ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। मेरे बच्चों डायरेक्ट मटेरियल क्या है? मिसाल के तौर पर मैं अगर तुमसे पूछूं, मेरी तस्वीर तुम्हें नजर आ रही हो नहीं आ रही हो, से मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पेन है, को पूछे कि इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल क्या है, मैं कहूंगा वो मटेरियल जो इसमें ट्रेसेबल है, फिजिकली मौजूद है। सर इस पेन में प्लास्टिक मौजूद है, सर एक बिस्किट के अंदर आटा, मैदा, चीनी, इस तरह की चीजें मौजूद हैं जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल है, फिजिकली मौजूद है, मैं उसको नाम दूंगा डायरेक्ट मटेरियल। सर लेकिन बिस्किट बनाने में तो पेट्रोल भी यूज होता है। बेटा कहाँ यूज होता है? सर जो हमारी गली में बिस्किट बनाने वाला है उसने बाहर जो है वो एक जनरेटर रखा हुआ है, वो जनरेटर में डीजल पेट्रोल भी डालता है। किस लिए डालता है? ताकि अंदर भट्टी जल सके। भट्टी जल सके किस लिए? ताकि सर बिस्किट बन सके। तो क्या तुम्हें बिस्किट में कभी पेट्रोल डीजल नजर आया? नहीं सर। लेकिन पेट्रोल डीजल एक ऐसा मटेरियल है जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ, बिस्किट बनाने में इस्तेमाल हुआ, लेकिन सर वो डायरेक्ट नहीं है। मैं उसको क्या नाम दूंगा? सर इनडायरेक्ट मटेरियल। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर सर हमारे पास क्या चीज आ गई? इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब, इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल तो हुआ लेकिन प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है। प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल तो हुआ लेकिन प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ लेकिन प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है। ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं सर साथ साथ में। सर मेरे पास जो सबसे पहली चीज आ रही है वो आ रही है सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट के दो एग्जांपल सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल सर जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल तो हुआ लेकिन प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दी सर, एक मिसाल के तौर पर केक की। सर केक में आपको मैदा मिल रहा है, सर केक में आपको जो क्रीम मिल रही है, ये सारी डायरेक्ट मटेरियल है जो उसके अंदर फिजिकली ट्रेसेबल है, मौजूद है सर फिजिकली। सर वो मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ लेकिन प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है, मैं उसको क्या नाम दूंगा? सर इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी। अब सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग करने का रीजन क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग करने का रीजन क्या है? सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग करने का रीजन ये कि दोनों की अकाउंटिंग अलग है। ठीक है जी, दोनों की कॉस्टिंग अलग है, दोनों का तरीका कार अलग है रिकॉर्ड करने का। ठीक है जी, तो हमने इसलिए उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल जो ट्रेसेबल है प्रोडक्ट में, इनडायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ लेकिन ट्रेसेबल नहीं है। सर व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट लेबर? व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट लेबर? क्या है सर डायरेक्ट लेबर? सर डायरेक्ट लेबर क्या है जनाब? व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट लेबर? सर वो मजदूर जो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाने पे काम कर रहा है, अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहा है। मिसाल के तौर पर सर मैं फैक्ट्री गया तो फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ एक चौकीदार। ठीक है जी, फैक्ट्री में सर इधर मजदूर काम कर रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं इधर। सर इधर खड़ा हुआ एक सुपरवाइजर। ठीक है जी, इधर खड़ा हुआ एक सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का काम क्या है? वो खोतिया काम कर, वो गधे काम करो, वो दोस्त काम करो, आराम से नहीं बैठो, इसका काम ये लोगों को मॉनिटर करना। इस चौकीदार का काम क्या है? फैक्ट्री में अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना। ठीक है जी, सर इसी फैक्ट्री में इधर कोने में एक बंदा पराठे बना रहा है। पराठे किसके बना रहा है सर? सर ताकि जो मजदूर काम कर रहे हैं दोपहर का खाना वाना खाएंगे तो इनको हम खाना प्रोवाइड करेंगे, सुबह का नाश्ता भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो कैंटीन में काम करने वाला बंदा। इधर सर एक और बंदा बैठा हुआ है, ये बंदा है सर मशीन बनाने वाला। ठीक है जी, जो कोई मशीन खराब होगी मजदूर की, सर ये जाके मैकेनिक है। ठीक है जी, ये मैकेनिक है सर, ये जाके मशीन सही करके आ जाएगा। ठीक है जी, ये बंदा कौन है सर? ये बंदा हमारे पास सुपरवाइजर है। ये बंदा कौन है सर हमारे पास? ये बंदा हमारे पास गार्ड है। सर ये बंदा हमारे पास कौन है? सर ये कैंटीन चला रही है। ये मजदूर सारे कौन है? सर ये सारे मजदूर जो है वो मजदूर हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स। ठीक है जी, अब बताओ अगर कोई मुझसे पूछता है कि इन 5 मजदूरों में डायरेक्ट लेबर कौन सा है, तो मैं कहूंगा सर ये वो बंदे हैं, ये वो लोग हैं सर जो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन पे, प्रोडक्ट पे डायरेक्ट काम कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। ये जो सुपरवाइजर है जो हर 2 मिनट बाद लोगों को उंगली कर रहा है, ये कौन है सर? ये सपोर्ट है। इसको मैं इनडायरेक्ट लेबर कहूंगा। क्या कहूंगा जनाब? इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरे पास कैंटीन वाला कौन है? इनडायरेक्ट लेबर।
सर मेरे पास मशीन बनाने वाला कौन है? इनडायरेक्ट लेबर। सर मेरे पास गार्ड कौन है? इनडायरेक्ट लेबर। तो सर अगर कोई मुझसे पूछे कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का फर्क क्या है, तो मैं क्या जवाब दूं? सर वो मजदूर जो बाजार में खुद प्रोडक्ट बना रहा है, वो मेरे पास सर डायरेक्ट वर्कर है, डायरेक्ट लेबर है। और सर वो मजदूर जो मेरे पास सपोर्ट में मौजूद है, ठीक है जी, चाहे वो गार्ड की फॉर्म में, चाहे वो सुपरवाइजर की फॉर्म में, चाहे वो कैंटीन में पराठे बनाने वाले की फॉर्म में, सर जो जो वर्कर्स को पराठे बना के दे रहा है, सर चाहे वो हमारे पास जो है वो मशीन मैकेनिक मौजूद है, सर जो मैकेनिक्स मशीन खराब हो जाती है डायरेक्ट वर्कर्स की, तो हम उसको बुलाते हैं, आओ भाई जरा वेल्डिंग करके दे दो, आओ भाई जरा ग्रीसिंग और ऑयलिंग करके दे दो। ये कौन है सर? इनडायरेक्ट लेबर। देखो ये मैं फिर रिपीट करके जानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर में फर्क क्या है, ठीक है जी, क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग है। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की दो दो एग्जांपल्स हैं सर, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहली चीज डायरेक्ट मटेरियल व्हिच इज फिजिकली ट्रेसेबल इन द प्रोडक्ट, डायरेक्ट लेबर व्हिच इज पर्सनली परफॉर्मिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है जी। इनडायरेक्ट मटेरियल वो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने पे इस्तेमाल हुआ लेकिन प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है। सर इनडायरेक्ट लेबर वो मजदूर जो प्रोडक्ट बनाने के को प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन सर वो बताते खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ फैसिलिटेशन का काम कर रहा है। अब बताएं सर, फैक्ट्री के अंदर मटेरियल लग गया, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, मजदूरी दे दी हमने, चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, इसके अलावा और कोई खर्चा है? हाँ सर, अदर कॉस्ट भी आती है, और सारी अदर कॉस्ट को हम एक नाम देते हैं सर, वो क्या है सर? ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक नाम है, कौन सा जनाब? ओवरहेड्स। और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ सर? अदर ओवरहेड्स। अदर ओवरहेड्स का मतलब है इनडायरेक्ट मटेरियल भी ओवरहेड है, इनडायरेक्ट लेबर भी ओवरहेड है, अदर कॉस्ट, अदर ओवरहेड्स। अदर ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा सर? मिसाल के तौर पर मशीनों की डेप्रिसिएशन, मिसाल के तौर पर सर मशीनों की इंश्योरेंस, मिसाल के तौर पर सर हमारा फैक्ट्री का रेंट, ठीक है जी। इस तरह के खर्चे जो फैक्ट्री में हो रहे हैं अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है जी, वो क्या कहलाएंगे सर? अदर कॉस्ट। फिर रिपीट कर रहा हूं सर, बताएं मेरे पास सर बाय नेचर उसके हिसाब से मेरे पास कॉस्ट की दो टाइप्स हैं, कौन सी सर? मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके दो दो एस्पेक्ट्स हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास सर दो चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल दैट इज फिजिकली ट्रेसेबल इनटू द प्रोडक्ट, डायरेक्ट लेबर जो पर्सन खुद प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। सर इनडायरेक्ट मटेरियल वो मजदूर वो मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ लेकिन प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर वो मजदूर जो प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है लेकिन बजाते खुद प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है जी। सर इसके अलावा वो सारे खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं वो अदर कॉस्ट है। मुझे एक बात बताएं सर, डायरेक्ट मटेरियल कहाँ इंकर होता है? फैक्ट्री में। डायरेक्ट लेबर कहाँ इंकर होता है? फैक्ट्री में। इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ इंकर होता है? फैक्ट्री में। इनडायरेक्ट लेबर कहाँ इंकर होता है? फैक्ट्री में। अदर प्रोडक्शन कॉस्ट का एंकर होती है फैक्ट्री में, इसलिए इन सबको हम क्या नाम देते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर मैं एक मिनट रुक रहा हूँ, इसको कॉपी कर लो सुकून से, साफ सुथरा करके मैंने उसको थोड़ा सा मैला कर दिया है। क्लास की सारी रिकॉर्डिंग आपको, क्लास की सारी नोटिंग आपको जो है वो हम क्लास के एंड पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। कर ले सर इसको नोट। यार आवाज आ रही है और समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चले जी। इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल बेटा ओवरहेड्स है, बिल्कुल बेटा ओवरहेड्स है इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैं सही नहीं हूं तो उसका क्या करना है, तो हमने चीजें देख लो बस। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक है, हमने बस को एक बेसिक हद तक देखना है, पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सीएमए का ग्रुप फुल है, क्लास के एंड में हम अपने बच्चों का ग्रुप अलग कर देंगे, टेंशन नहीं लो। ओवरहेड को रिपीट करते हैं सर, सारे इनडायरेक्ट खर्चे ओवरहेड्स हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड है, इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड है, और इसके अलावा फैक्ट्री में जितना और खर्चा हो रहा है सर वो भी ओवरहेड है। सर टैक्सेशन कहाँ है? सर टैक्सेशन हमारा एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सर। कोई मसला नहीं है तार, अभी ये बिल्कुल सेट हो जाएगा थोड़ी देर, ठीक है।
फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल पास हो जाता है, बस थोड़ी जान मारनी पड़ती है। ऑल द सपोर्ट स्टाफ इन द फैक्ट्री, देन ऑल द सपोर्ट स्टाफ इन द फैक्ट्री, वो इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है ना। लीगल पेनल्टी वगैरह जो है वो हमारे पास नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आती है। इंश्योरेंस बेटा अगर फैक्ट्री की चीजों की है तो फैक्ट्री कॉस्ट है, अदरवाइज जो है वो हमारे पास नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। एडमिन कॉस्ट बिल्कुल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। टेस्ट बिल्कुल होंगे बेटा, अभी मैं क्लास के एंड में आपको टेस्ट दे के जाऊंगा दादा, टेंशन क्यों ले दो। और आप लोगों ने जवाब व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है वो पोस्ट करने। यार देखो दानियाल, अभी पूरी जिंदगी इंशाल्लाह ऐसे नहीं रहना हमने, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टाइम का है, फिर इसके बाद हम चले जाएंगे फिजिकल क्लासेस के ऊपर, टेस्ट भी वहां हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। सर रॉ मटेरियल पर जो सेल्स टैक्स लगता है वो रिफंडेबल होता है, वो वापस मिल जाता है, जो हमने प्रोडक्ट को बेचते हैं हमारा एक्सपेंस नहीं है। कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब बेटा? हाँ अभी तक से मिला, ऑनलाइन ही करने ज्यादा सूटेबल है। अच्छा जी, अभी मैंने एडमिन को नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं बताई बेटा। सर अगर परमिशन ग्रांट नहीं हुई तो ऐसे ही चलेगा। रमजान में यार अल्लाह करे यार मामला अच्छे हो जाएं, मेरी दुआ है दिल से कि अल्लाह ताला यार सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, ठीक है ना। मामला सेट हो जाए यार, लोगों की रोजी रोटी है, हमारे लिए तो चलो फिर भी हम घर से बैठ के क्लास दे देंगे, ठीक है ना, लेकिन बाकियों के लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा इस पर। नहीं बेटा ये गलती से पूरा सवाल नहीं कटता, बेफिक्र रहो, बढ़ जाए हम आगे। अदर ओवरहेड्स का मतलब बेटा ये है कि मेरे पास जैसे फैक्ट्री में और कोई खर्चा हो रहा है, जैसे हमारे पास सर इंश्योरेंस का खर्चा है, सर हमारे पास जो है वो मशीनों की डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी। अपने तौर पे जो है वो मैनुअल में सब कुछ कवर है, पास पेपर्स भी सारे कवर्ड है मैनुअल के अंदर हमारे, और बाकी की चीजें भी कवर्ड है, टेंशन नहीं है। सेटल, बढ़ जाएंगे बेटा। अच्छा जनाब, मैं फिर आ रहा हूँ जनाब। सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने देख ली, अब मैं देख रहा हूँ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। सर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फैक्ट्री के बाहर लग रही है, ठीक है जी। मैनुअल इज अवेलेबल इन द कैंपस, टेंशन नहीं लो। सर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है दो टाइप की सर, एक हमारे पास है जनाब एडमिन कॉस्ट, एक हमारे पास है सर सेलिंग एक्सपेंस। अब सर देखिए एक फैक्ट्री है, ये एक कंपनी है, ठीक है। हर एक कंपनी के ना तीन विंग्स होते हैं, एक उसका विंग होता है सर प्रोडक्शन विंग, दूसरा विंग उसका होता है सर उसका एडमिन विंग, और तीसरा विंग होता है सर उसका सेलिंग विंग, ठीक है जी। इसका काम क्या है सर, इसका काम क्या है सर, इसका काम है गुड्स प्रोड्यूस करके, गुड्स प्रोड्यूस करके। इसका काम क्या है सर, इसका एडमिन का काम ये है कि सर ऑफिस संभाल के दो। अच्छा इसमें क्या क्या आएगा सर हमारे पास, सर ऑफिस में हमारे पास होगा फाइनेंस फंक्शन जो अकाउंटिंग कर रहा है, सर हमारे पास इंटरनल ऑडिटर होगा, सेल्स टैक्स कॉस्ट में इंक्लूड इसलिए नहीं होता बेटा कि सेल्स टैक्स जो आप पे करते हो अपने कस्टमर से रिकवर कर लेते हो, ठीक है ना। सर इसमें इंटरनल ऑडिटर होगा सर हमारे पास, सर इसके अंदर हमारे पास जनरल एडमिन डिपार्टमेंट होगा। मिसाल के तौर पर सर मैं जाता हूँ एक कंपनी में, जैसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके कंपनी है, उसका सर प्रोडक्शन प्रोसेस बिल्कुल अलग है, आप उसके बेस्ट शॉप पे जाओगे ना उसका प्रोडक्शन प्रोसेस आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। एडमिन फंक्शन उसका ऐसा होगा कि वहां पर सिर्फ ऑफिस के लोग बैठे होंगे, फाइनेंस का काम कर रहे होंगे, ऑडिटर्स इंटरनल ऑडिटर्स बैठे होंगे, एडमिन के लोग बैठे होंगे, इस तरह के लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं कि सर प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहे, लॉ के साथ कंप्लायंस होती रहे, हिसाब किताब होता रहे, फिर रिपीट कर रहा हूं, लॉ के साथ कंप्लायंस होती रहे, हिसाब किताब होता रहे, वर्कर्स का सारा रिकॉर्ड, एचआर डिपार्टमेंट भी इसमें डाल दो सर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी। इनका काम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को संभालना है। सेलिंग, सर ये हमारे पास है मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है जी। ये हमारे पास सर वो लोग हैं जो मार्केटिंग एंड सेल्स के, मार्केटिंग का मतलब है आप नए नए मुर्गे घेर के लेके आओ, पकड़ के लेके आओ, भाई हमने प्रोडक्ट बेचने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है जी। और सेल्स वाले का काम क्या होता है सर, ये जनरली सेल्स वाले का काम होता है जब एक दफा कस्टमर आ गया
तो फिर उसकी परेशानियां मैनेज करना, चीज ले गया खराब हो गई, उसको देखना, ठीक है जी, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, उसके साथ जो है वो ताल्लुक बना के रखना, एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको कहते हैं हम, यार एक कस्टमर है, बड़ा कस्टमर है, ठीक है ना, उसका हमने ख्याल रखना है, ठीक है जी। फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, मेरे पास इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितना खर्चा होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इन दोनों का सारा खर्चा मेरे पास क्या है जनाब, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इन दोनों का सारा खर्चा क्या है मेरे पास, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर चाहो तो इसको भी 1 मिनट में लिख लो ताकि हम आगे बढ़ जाए। लिख लो इसको ताकि हम आगे बढ़ जाए। गरम रिपीट कर दो मेरे बच्चे एक दफा, रिपीट कर देता हूँ सर। मेरे पास एक कंपनी के 3 विंग है, प्रोडक्शन, एडमिन और सेलिंग। प्रोडक्शन में गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, एडमिन में उसका हिसाब किताब रख रहे हैं हम, काम सही चल रहा है नहीं चल रहा, लॉ की कंप्लायंस देख रहे हैं हम, एचआर के मसले देख रहे हैं। सेलिंग वाले का काम होता है सर प्रोडक्ट बेच के देना और बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस देना, ठीक है ना। तो जो प्रोडक्शन जो हो चुकी है उसको कस्टमर तक पहुंचाना, नए कस्टमर क्रिएट करना, ये हमारे सेलिंग वाले बंदे का काम होता है। एडमिन वाले बंदे का काम ऑफिस मैनेज करना, ठीक है जी। सेलिंग में 2 टाइप की चीजें सर, मार्केटिंग, मार्केट करना चीजों को, और फिर उसके बाद जब नया कस्टमर, पुरानी कस्टमर आके बैठ गया हमारे पास, तो उसका क्या करना सर, उसको मतलब प्रॉपर्ली जो है वो एडमिन कॉस्ट का मतलब ऑफिस के खर्चे सर, फाइनेंस की कॉस्ट यानी अकाउंटिंग जो कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट की कॉस्ट सर, हमारे पास जो है वो एचआर डिपार्टमेंट है, इनके खर्चे, ये सारे खर्चे सर इसके अंदर। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की सेकंड टाइप क्या है सर, एडमिन एंड सेलिंग। ये एडमिन आ गया, ये सेलिंग आ गया, ठीक है जी, ये 2 है सर। सेल सर्विस के बाद जो कॉस्ट का हिस्सा बनना है, बिल्कुल नहीं बनेगी बेटा। प्रोडक्शन दोबारा समझा दें, प्रोडक्शन का मतलब है सर हमने जो गुड्स प्रोड्यूस किए दानियाल, उस वो ऊपर हमारे पास जो फैक्ट्री के अंदर आ गया ना, जो ऊपर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सर। प्रोडक्शन का मतलब ये कि जो गुड्स प्रोड्यूस करें उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ गई, ठीक है जी। सर मेरे पास जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इन 2 डिपार्टमेंट्स में इंटर होगी, इन 2 डिपार्टमेंट्स जो खर्चा आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन में जो खर्चा आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट ये रही ना, ऊपर ऊपर जितनी जो हमने खर्चा देखा था, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी, ये सारा हमारे पास क्या था, प्रोडक्शन कॉस्ट। दानियाल सेट है। आफ्टर सेल सर्विस बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं, लेकिन कॉस्ट का जरूर हिस्सा है। देखते हैं बिल्कुल, कस्टमर से ही लेते हैं हम सर। फिक्स्ड ओवरहेड सर, ये याद रखना, हम यहाँ नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वेरिएबल और फिक्स के हिसाब से नहीं है। खर्चा हम उठा के देख रहे हैं, फैक्ट्री में इनकर हो रहा है तो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री में इनकर नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अभी हमने वेरिएबल और फिक्स पे बात नहीं की है मेरे बच्चे, ठीक है जी। सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास ओवरहेड्स हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो बच्चों के सवाल आ रहे हैं ना, मैं उनके जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। जी दानियाल, हो गया आपका जवाब मेरे बच्चे। नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल सब मेरे बच्चे हम अपने कस्टमर से ही लेते हैं, बिल्कुल। चले जी यासिर, इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर बहुत एडवांस है, सारे बोर्ड भी दिखाते हैं, लेकिन चमाट का ऑप्शन नहीं है। इब्राहिम बिल्कुल तुम्हारे सवाल देख रहे हैं, तुम सवाल पूछो, मैं जवाब दे दूंगा तुम। नहीं, तुम्हारा सवाल दिख नहीं रहा किसी को मेरे बच्चे, ये दिमाग में रखो, किसी को सवाल नहीं दिख रहा तुम्हारा, ठीक है, टेंशन नहीं, जो पूछना पूछो, किसी को तुम्हारा सवाल नहीं दिख रहा। यार अल्लाह के वास्ते, ओ भाई ओ उदय, एग्जाम में क्लासिफिकेशन करने को बिल्कुल नहीं आती सर। कोरोना वायरस की कॉस्ट कहाँ जाएगी, वो मैं अभी बताना नहीं चाहता कि कहाँ जाएगी। आगे बढ़े दोस्त जी, बढ़ जाएंगे। फिक्स और वेरिएबल हमने अभी तक बात नहीं की, वो हमने बात करनी है, अभी बढ़ जाएंगे सर। कर लिया, लिख लिया। अब ऊपर जाए सर, अगर हम टापो टाप, तो हमने सर देखा था कि कॉस्ट की 2 क्लासिफिकेशन है, एक नेचर के हिसाब से जो हमने अभी देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, नहीं बेटा अभी कहीं वॉशरूम वॉशरूम कोई नहीं जा रहा सर, बिहेवियर पे हमारे रोक के रखो।
सर अब मैं बात कर रहा हूँ जनाब बिहेवियर के हिसाब से। सर अब दिमाग में रखिएगा, बिहेवियर का मतलब क्या है, कॉस्ट कैसे बिहेव करती है। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास मिसाल के तौर पर वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है यूनिट्स, ठीक है जी, यूनिट्स। मिसाल के तौर पर सर मेरे पास यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं 1000, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मेरे पास यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं 2000, मिसाल के तौर पर मेरे पास यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं 3000, मिसाल के तौर पर मेरे पास यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं 4000 और एज हाई एज 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है जी। बताएं सर मेरे पास पहली कॉस्ट कौन सी सर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सर, मेरे पास एक कॉस्ट है जो इनकर हो रही है। जब मैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ ना, ये इनकर होती है 10,000। जब मैं 2000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ ना, ये इनकर होती है 20,000। जब मैं 3000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ, ये इनकर होती है 30,000। जब मैं 4000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ, ये 40 और 5000 में ये 50,000 रुपए की कॉस्ट इनकर होती है। ऐसा जनाब सर मेरे पास ये जो खर्चे आ रहे हैं, अगर मैं यूनिट्स ऊपर देखूं, यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, खर्चा भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यूनिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता जा रहा है सर। लेकिन एक चीज नोट करें, इस कॉस्ट में एक और बड़ी जबरदस्त चीज है कि आप यूनिट को डबल करें, कॉस्ट इज गेटिंग डबल। यूनिट को 3 टाइम्स करें, कॉस्ट 3 टाइम्स हो रही है। यूनिट को 4 टाइम्स करें, कॉस्ट 4 टाइम्स हो रही है। यूनिट को 5 टाइम्स करें, कॉस्ट 5 टाइम्स हो रही है। सर इसका मतलब है ये कॉस्ट वॉल्यूम के साथ साथ उसी की पेस के साथ चल रही है, ठीक है जी। सर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो कॉस्ट है सर, ये वॉल्यूम के पेस को फॉलो कर रही है। वॉल्यूम के पेस को फॉलो कर रही है, क्या मतलब, वॉल्यूम डबल कॉस्ट डबल, वॉल्यूम हाफ कॉस्ट हाफ। सर अगर मैं 1000 यूनिट पे 10,000 इनकर कर रहा हूँ, 2000 यूनिट पे सर 20,000 इनकर हो रहा है सर, 3000 यूनिट को 30,000 इनकर हो रहा है। इसका मतलब जितने परसेंट से वॉल्यूम बढ़ाओगे उतने परसेंट से कॉस्ट बढ़ेगी। ऐसी कॉस्ट को मैं उर्दू में वेरिएबल कॉस्ट कहता हूँ, ठीक है जी। अब बताओ मैंने इसको क्यों कहा, ये बिहेवियर के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से जी। हाँ बिल्कुल कम भी होती है बेटा बिहेवियर, यानी आप सर अगर 3000 यूनिट से कम कर दो, 2000 यूनिट पे आ जाओ, तो खर्चा भी आपका कम हो जाएगा। सर बिहेवियर क्यों कह रहा हूँ सर, हम ये चेक करते हैं कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, बिहेव कैसे करती है कॉस्ट, ठीक है जी। यानी अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं तो कॉस्ट बढ़े, वॉल्यूम कम करूं तो कॉस्ट कम हो जाए। इसके बिहेवियर के हिसाब से जो है ना, वो हमने सारी चीजें देखनी है, ठीक है जी। सर मैं 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, हाथों हाथ कॉपी करो यार, ये आसान चीजें जल्दी निकले आगे। सेलिंग एक्सपेंस जो बेटा हमने ऊपर देखा था दानियाल, सेलिंग एक्सपेंस का मतलब ये है कि मार्केटिंग करने का जो खर्चा होता है और जो प्रोडक्ट बेचने के बाद कस्टमर को संभालने का खर्चा है, वो सेलिंग और एडमिन खर्चा है। किस चीज में बेटा खराबी आ रही है, हालात में? नहीं अब्दुल समद, अभी तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है बेटा, तो बिल्कुल छोटी छोटी जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं वो हम देख रहे हैं। अभी तो ब्रेक इवन में हमने ठीक ठाक टाइम लगाना है। नहीं फिक्स कॉस्ट अभी हमने नहीं देखा बेटा। अगर अगर डायरेक्ट, ऑब्वियसली बात होगा सर, इनडायरेक्ट भी होता है, वो हमने आगे देखना है। पिकनिक का क्या सीन है बेटा, इधर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगी है। नहीं मैं तो अपने घर पे बैठा हूँ। जी जनाब, बढ़े हम आगे। नहीं बेटा, सेमी वेरिएबल में सेम चेंज नहीं होगा। हमारा नजर लाइट चली गई, लेक्चर रिकॉर्डेड है, टेंशन नहीं लो, लेक्चर रिकॉर्डेड है, मिल जाएगा तुम्हें क्लास के एंड में, ठीक है ना। वॉल्यूम की पेस एग्जैक्टली मैच ना करे तो वो वेरिएबल नहीं होता, फिर वो सेमी वेरिएबल टाइप की चीज होती है, वो भी हम देखते हैं आगे। रिसर्च कॉस्ट कहाँ जाएगी सर, रिसर्च कॉस्ट सर हमारे पास एडमिन कॉस्ट में जाती है, ठीक है ना। अगर वो किसी प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है तो हम उसको सर प्रोडक्शन कॉस्ट में डाल देते हैं, अदरवाइज हम उसको एडमिन में।
आज सेल्फी नहीं ले पाएंगे ना। बड़े हम आगे दोस्त सर रिपीट कर रहे हैं सर, वो कॉस्ट जो बिहेवियर के साथ साथ कॉस्ट यानी वॉल्यूम के साथ साथ चेंज हो रही है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं जनाब? वेरिएबल कॉस्ट। आपका वॉल्यूम डबल कॉस्ट डबल, ठीक है जी। आपका वॉल्यूम हाफ कॉस्ट हाफ। सर हम आगे बढ़ रहे हैं सर, प्लीज थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं सर। अब बताओ सर, मैं दूसरी कॉस्ट पे जा रहा हूँ। अब बताओ हमारा वॉल्यूम है 1000, 2000, 3000, फिर 4000, 5000। सर हमारी जो कॉस्ट है सर, जब मैं 1000 यूनिट बनाता हूँ ये 2 लाख रहती है। मैं 2000 यूनिट बनाता हूँ ये 2 लाख रहती है। मैं 3000 यूनिट बनाता हूँ ये 2 लाख रहती है। मैं 4000 यूनिट बनाता हूँ ये तब भी 2 लाख रहती है। मैं 5000 यूनिट बनाता हूँ ये तब भी 2 लाख रहती है। ये हिलती ही नहीं है। बताओ ये कौन सी कॉस्ट है जिसमें जुम्बिश ही नहीं आ रही है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा, कोई हिलजुल ही नहीं आ रहा सर? जी जनाब, मुर्दा कॉस्ट है सर। ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है, ठीक है जी। कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। अच्छा सुनो 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 सुनो, ये कौन सी कॉस्ट है जनाब? फिक्स कॉस्ट है। अब ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, मुझे बताओ ये वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे वेरिएबल कॉस्ट है सर? सर वॉल्यूम बड़ा कॉस्ट बड़ी। सर वॉल्यूम बड़े कॉस्ट बड़े वेरिएबल। सर वॉल्यूम बड़े कॉस्ट बिल्कुल भी ना बढ़े, ये क्या है हमारे पास? फिक्स कॉस्ट। अच्छा एक चीज नोट करना सर, दोबारा ऊपर, दोबारा ऊपर। मुझे एक चीज ये बताओ सर, मैं अगर आपसे एक चीज ये पूछूं, मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दो। क्या निकाल के दो? कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर जी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी जनाब? कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी दोस्त? शाबाश। 10,000 डिवाइड बाई 1000, 10 10 दशई 10 10 10 10 और 10। मुझे बताओ सर कॉस्ट पर यूनिट इधर क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट में तमाम यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी? कांस्टेंट। जितने भी यूनिट बनाओगे, जितने भी यूनिट बनाओगे, जितने भी यूनिट बनाओगे, हर यूनिट 10 रुपए के हिसाब से खर्चा देगा आपको, ठीक है जी। एक अंडा 10 रुपए का है तो सर 1000 अंडे कितने के हो गए? 10,000 के। 2000 अंडे कितने के हो गए? 20,000 के। लेकिन अंडा अभी भी कितने का है? 10 रुपए का, ठीक है जी। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है? सेम सेम सेम। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, सेम सेम नहीं बोल रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, ये है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और ये है डिनोमिनेटर, ऐसा इसी से निकलती है ना चीज सर। अगर मैं देखूं तो न्यूमरेटर मेरे पास क्या है सर? कॉस्ट। कॉस्ट मेरे बच्चों। डिनोमिनेटर क्या है? यूनिट्स। सर अगर मैं कॉस्ट को डबल कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, और यूनिट भी 2 टाइम्स हो जाए, तो बताओ मेरे पास जो कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी वो क्या रहेगी? सेम। कॉस्ट पर यूनिट क्या निकलेगी? सेम। कॉस्ट पर यूनिट क्या निकलेगी जनाब? कांस्टेंट। अगर मैं वॉल्यूम और यूनिट्स को सेम परसेंटेज से बढ़ाऊं तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी सर? कांस्टेंट। कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी सर? फिर रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेंट। जितने यूनिट्स बढ़ाओगे कॉस्ट भी बढ़ेगी, सेम परसेंटेज से बढ़ेगी, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो याद रखना वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट। लेकिन सर जब मैं नीचे आता हूं ना और मैं इसको डिवाइड करता हूं सर 2 लाख को किससे? 10,000 से, तो क्या आता है मेरे पास? कितना जी? 20 20 आता है सॉरी 200 आता है 1000 से, अगर मैं डिवाइड करता हूँ उसको। 200 आता है इधर। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2000 क्या आ रहा है सर? ये क्या आ रहा है मेरे बच्चे की? 100। फिर सर 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना जी? 3000 क्या आ रहा है सर मेरे पास? 66 पॉइंट। यानी सर इसका मतलब ये जितने यूनिट्स बनाते जाओगे कॉस्ट पे गिरती जाएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि सर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सर न्यूमरेटर आपका बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर आपका उतना ही है। डिनोमिनेटर आपका उतना ही है जितना पहले था सर। डिनोमिनेटर का मतलब सर न्यूमरेटर आपका जो है वो उतना ही है, डिनोमिनेटर आपका क्या होता जा रहा है सर? इंक्रीज होता जा रहा है सर। आपका न्यूमरेटर का मतलब है कॉस्ट आपकी कांस्टेंट है सर, 2 लाख ही है सर। डिनोमिनेटर आपके क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी सर? गिरना शुरू हो जाएगी सर। आप एक ही कॉस्ट को ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पे एलोकेट करते जाओगे तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी? गिरती जाएगी। तो बताओ फिक्स कॉस्ट की निशानी क्या है सर?
इसमें कॉस्ट पर यूनिट गिरती जा रही होगी। वेरिएबल कॉस्ट की निशानी क्या है सर? कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। सर ये मैं ब्रेक इवन का चैप्टर शुरू करवाने जा रहा हूं सर, बस मुझे आपसे इतनी नॉलेज रिक्वायर्ड है कि कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल में कांस्टेंट रहती है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जाओगे फिक्स कॉस्ट क्या होती जाएगी, पर यूनिट कम होती जाएगी। वही कॉस्ट जो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में एलोकेट करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ऐसा है सर, मैं यहाँ रुक रहा हूँ, उसको कॉपी कर लें। जो कॉपी करने वाली चीज है वो ये कि सर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपका क्या जनाब, डिक्रीज होता रहेगा। ऐसा सर, इसको फौरन से कॉपी करें, ब्रेक इवन के चैप्टर पे जा रहे हैं, अल्लाह के वास्ते बस ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। शाबाश। यार अब ये लंदन लंदन जाफरी कौन है भाई? सर वी डोंट ऑफर ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज यही हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो हम कैरी करते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं आगे डाउन द लाइन, हम देखते हैं क्या करना है। कॉस्ट पर यूनिट विद रिस्पेक्ट टू सेमी वेरिएबल नहीं डिस्कस किया अरसलान हमने, हमारे टॉपिक के लिए अभी रिक्वायर्ड भी नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी मेरे बच्चे गिरेगी वो भी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कंपोनेंट वेरिएबल है, एक कंपोनेंट फिक्स है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरती जाती है। यूनिट से अगर जीरो हो तो फिक्स कॉस्ट तब भी इनकर हो रही होगी। अर्शद बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। क्लासेस की स्ट्रेंथ क्या होगी ऑनलाइन पे डजेंट मैटर, क्योंकि आप अकेले बैठोगे। पांच सवाल क्या है मेरे बच्चे तुम्हारा? सर पेज थोड़ा नीचे करें, ये ले बेटा। सर डिस्काउंट मिले तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बिल्कुल गिर जाती है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि कोई क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। बाद निजाम ऊपर करो बेटा। सर अली अहमद जो है वो मेरे साथ कोर्स में एरिया शेयर करेंगे, कुछ मैं शेयर करूंगा, कुछ वो शेयर करेंगे। और फिर ऐसे भी होगा कि सर एंड में जो है वो जो रिवीजन क्लासेस होती हैं वो मेरे एरिया भी रिवाइज करा देते हैं, मैं उनके एरिया भी रिवाइज करा देता हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने साथ कॉस्टिंग में किसी ऐसे बंदे को मतलब जगह नहीं दे सकता जो उस सब्जेक्ट के लायक नहीं हो। अली अहमद मुझसे कुछ 2 गुना ज्यादा मेहनती इंसान है। थ्योरी और प्रैक्टिकल पोर्शन बेटा इसमें थ्योरी है ही नहीं, कोई एक आध दफा थ्योरी का पेपर आ गया, नहीं आता वैसे। उमर बाटवा ऑनलाइन क्लास का आज ड्यूरेशन 1.5 घंटे का है, अगले 2-3 क्लासेस में 1.5 घंटे का होगा, लेकिन फिर हम इसको सर 2 से 2.5 घंटे कर देंगे विद 5 to 10 मिनट्स ब्रेक। कोर्स एंड कब तक करेंगे? एग्जाम से 1 महीना पहले। फिक्स कॉस्ट के लिए कॉस्ट पर यूनिट अगेंस्ट वॉल्यूम नेगेटिव स्लोप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नहीं, साथ नहीं, ग्राफ प्लॉट करने होते हैं सीएमए में, बिल्कुल भी नहीं। ग्राफ प्लॉट करने होते हैं सिर्फ ब्रेक इवन के चैप्टर में, सॉरी एक चैप्टर है जिसमें प्लॉट करने होते हैं। रमजान में भी ऑनलाइन अगर जरूरत पड़ी तो परसेंटेज चेंज वुड रिमेन सेम। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, जैन बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल कराएंगे। नसीरुल्लाह शाह बिल्कुल कराएंगे, उससे ज्यादा कराएंगे, वो वाले कराएंगे जो तुम्हारे पेपर में भी आएंगे इंशाल्लाह। कितनी क्लासेस होंगी बेटा? थोड़ा सा जो है वो अभी शुरू में कोई एक हफ्ता स्लो चलेगा, इन द सेंस ये कि हम एक हफ्ते में 3 क्लासेस रखेंगे, फिर उसके बाद जो है उसको आगे ले जाएंगे। मैं एडमिन से रेफर करें सर फी के मामला बड़े आगे। सर हम हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन जैसे आपने अभी पूछा वो सब है। कॉस्टिंग के हर चैप्टर में फॉर्मूले मोर और लेस होते हैं। जी जनाब, बड़े हम आगे सर। अब आ जाए सर अपने पास, आप हेडिंग डाल दो जनाब। ब्रेक इवन सर, फिक्स कॉस्ट भी बिहेवियर कॉस्ट का पार्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बिहेवियर का हिसाब है सर। सर मैं जा रहा हूँ ब्रेक इवन के ऊपर, खुदा के वास्ते फोकस फोकस। डीएफओएच के साथ मेल कराता है सर कभी कभी, ठीक है ना, वैसे भी ब्रेक इवन का अपना चलता है सर। सर प्लीज बोर्ड पर देखिए। सिर्फ मिसाल के तौर पर सर एक कंपनी है हम, ठीक है जी,
और हम प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोडक्ट जिसको मैं मार्केट में आराम से बेच पाता हूँ सर 80 रुपए में। कितने में? 80 रुपए में मार्केट में उसको बेच देता हूँ। उसको बनाने पे खर्चा आता है डायरेक्ट मटेरियल, यानी सर मिसाल के तौर पर डायरेक्ट मटेरियल है उसके ऊपर कोई 24 रुपए का, सर डायरेक्ट लेबर, सर डायरेक्ट लेबर इस पे लगता है जनाब कोई 9 रुपए का, ठीक है जी। सर 24 रुपए का मटेरियल लग रहा है, सर 9 रुपए का इसके ऊपर डायरेक्ट लेबर लग रहा है, ठीक है जी। फिर मैं कह रहा हूँ जनाब इस पे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सर ये एक यूनिट के ऊपर लग रहे हैं जनाब से मिसाल के तौर पर सर कोई 17 रुपए के। कितने के? 17 रुपए के। ये बताओगे एक यूनिट में बेचता कितने में सर? 80 रुपए में। बनाने पे खर्चा कितना आता है सर? बनाने पे सर टोटल खर्चा ऐड करके बताओगे मुझे कितना आ रहा है सर? शाबाश, पार्टिसिपेट करो साथ साथ में, ऐड करके बताओगे कितना आता है सर इस पर टोटल खर्चा? अगर मैं तीनों को ऐड अप करूं सर 50 रुपए का खर्चा आता है, तो सर मेरे पास ये 50 रुपए का खर्चा कॉस्ट नेट करने के बाद अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचता है? कितना? 30। सर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक यूनिट में सर बनाता हूं 50 रुपए में, बेचता हूं 80 रुपए में, तो सर मुझे नेट क्या बचता है जनाब? 30 रुपया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सर सेल्स प्राइस में से मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकाली है। क्या निकाली जनाब? वेरिएबल कॉस्ट निकाली है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हर यूनिट पे 24 रुपए लगेंगे, 2 यूनिट बनाओगे 48 लगेंगे, 3 यूनिट बनाओगे 72 लगेंगे। डायरेक्ट लेबर हर यूनिट पे 9 रुपए लग रहा है, ठीक है जी। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हर यूनिट पे 17 रुपए लग रहा है। जितने यूनिट बनाओगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सर क्या मैं कह सकता हूँ 80 रुपए का एक यूनिट बेचता हूँ, 50 रुपए का बनाता हूँ, भाई 30 रुपए कमाता हूँ। कितने कमाता हूँ? 30 रुपए कमाता हूँ। लेकिन सर आप चीज नोट करें, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन में सेल्स प्राइस ने वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर लिया है, सेल्स प्राइस ने वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर लिया है। अब बताएं सर मेरे पास कोई 2.1 मिलियन रुपीस की फिक्स कॉस्ट है जो मैंने अभी तक देखी ही नहीं। 2.1 मिलियन रुपीस की फिक्स कॉस्ट है जो मैंने अभी तक देखी ही नहीं। बताएं सर ये तो मैंने अभी तक सीएम में कवर नहीं किया ना। बताओ सीएम में क्या क्या कवर हो चुका है? वेरिएबल कॉस्ट सीएम में क्या कवर हो चुका है? वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स प्राइस 80 रुपए की है, बेचता 80 में, बनाता कितने में सर? 50 में। तो सर बनाने का खर्चा अगर माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट तो क्या बचता है? 30 रुपए। सर जो मैं दुकान का रेंट पे कर रहा हूँ ना वो तो इसमें शामिल नहीं है ना, जो फैक्ट्री का रेंट पे कर रहा हूँ ना वो तो इसमें शामिल नहीं है ना। डायरेक्ट लेबर बेटा 9 रुपए लिखा है सफवान, 9 रुपए की। अब बताएं अगर मैं आपसे पूछूं सर 2.1 मिलियन रुपए का रेंट है ये मैंने कवर करना है किसके थ्रू? सर मैंने 30 रुपए के सीएम के थ्रू कवर करना है। एक यूनिट से क्या कमाता हूँ? 30 रुपए। बताओ मैंने सर साथ में डब्बा रखा हुआ है, 80 रुपए का एक यूनिट बेचता हूँ, 50 का बनाता हूँ, 80 रुपए आते हैं, 50 रुपए मटीरियल लेबर ओवरहेड वाले को दे देता हूँ, 30 डब्बे में डालता हूँ। डब्बा क्यों भरे जा रहा हूँ मैं? क्यों भरे जा रहा हूँ? सर ताकि मैं रेंट पे कर सकूं। बताओ कितने यूनिट बना दूं तो मेरा रेंट भी पे हो जाए? कितने यूनिट सर? कितने? 70,000। 70,000 यूनिट बनाओगे मेरे बच्चों तो आप अपने सारे के सारे खर्चे को कवर कर लोगे। सर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बताओ एक यूनिट बनाता हूं कितने में बनता है? 50 रुपए में। कितने में बनता है जनाब? 50 रुपए में। बेचता कितने में उसको? सर 80 रुपए में। तो नेट मेरे पास क्या बचता है? 30 रुपए। ये 30 रुपए में डाले जा रहा हूँ एक डब्बे में, जमा किया जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर मैंने रेंट पे करना है। रेंट कितने का सर? मेरे पास 21 लाख रुपए का साल का। अब बताओ इस रेंट को हासिल करने के लिए, इस रेंट को हासिल करने के लिए मुझे कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? 70,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे। फिर बता रहा हूं सर, अज्यूम करें कि मैं 80 रुपए में एक चाय का कप बेचता हूँ, कॉफी का कप बेचता हूँ। सर खर्चा कितना आता है कॉफी बनाने में? सर चाय पत्ती कॉफी बनाने में सर कॉफी चीनी दूध मिला के 24 रुपए का मटेरियल लगता है। 9 रुपए में कॉफी बनाने वाले को देता हूँ। सर 17 रुपए की गैस पानी तेल वेल ये लग जाता है सर मेरे पास, ठीक है जी, पेट्रोल। तो सर मेरे पास नेट कितने रुपए बचते हैं? 80 रुपए की अगर एक चीज बेच रहा हूँ, बना रहा हूँ 50 रुपए में, नेट कितने बच रहे हैं सर मेरे पास? 30 रुपए। 30 रुपए। पहला यूनिट बेचा कितने कमाए? 30। दूसरा यूनिट बेचा कितने कमाए? 30। तीसरा यूनिट बेचा कितने कमाए? 30। ये 30 करके मैं जमा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर मुझे अपनी दुकान का किराया भी देना है। कितना किराया मेरी दुकान का सर? 2.1 मिलियन। कितने का? 2.1 मिलियन। बताओ मैं कितने यूनिट बेचूं? कि सर मेरी दुकान का रेंट प्रॉपर्ली कवर हो जाए। मैं कितने यूनिट बेचूं सर तो मेरी दुकान का रेंट प्रॉपर्ली कवर हो जाए? सर मेरे 70,000 यूनिट बेचूंगा ना तो मैं दुकान का रेंट भी कवर कर लूंगा, लेकिन मैं घर कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा। ऐसा
अब आए जरा सर इस 70,000 यूनिट के ऊपर ना एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊं, देखते रहो इसके ऊपर। बताओ सर अगर मैं 70,000 यूनिट बेचता हूँ मेरे बच्चों, मेरी सेल्स कितनी आती है? 70,000 यूनिट पे सेल्स कितनी है? 70,000 यूनिट पे 80 रुपए के हिसाब से कितने रुपए की सेल जाएगी? सीएम का मतलब है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ सर। 5,60,000 रुपए की सेल, बेटा जमे रहना है, बेटा जमे रहना, लेस सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, बताओ एक यूनिट पे कितने का मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड लगता है? मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड कितने का? 5.6 मिलियन है। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड कितने की, वेरिएबल कॉस्ट कितने की लगती है सर? 50 रुपए की। सर मैं अगर 70,000 यूनिट बेचूंगा तो कितना आएगा सर? ये कितना आएगा दोस्त? ये जी जनाब, 70 इंटू 50 सर ये आ जाएगा 3.5 मिलियन। सर मेरे पास बचेगा क्या? सेल्स का वो पार्ट, सेल्स का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच जाता है, क्या कहलाता है सर? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सेल्स का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच जाता है वो क्या कहलाता है जनाब? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन? 21 लाख। बताओ इसमें से क्या क्या कवर कर लिया तुमने? वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या कवर कर लिया? डायरेक्ट मटेरियल क्या कवर कर लिया? डायरेक्ट लेबर क्या कवर कर लिया? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी के सर गैस, तेल, बिजली, इस तरह की चीजें हमने कवर कर ली सर। बिजली सर ये हमने कवर कर ली। अभी भी एक चीज कवर नहीं हुई, वो क्या है? अभी भी एक चीज कवर नहीं हुई, वो क्या है? वो क्या है सर? हमारा रेंट, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? फिक्स कॉस्ट। कितने की भैया? 2.1 मिलियन। 2.1 मिलियन। बता प्रॉफिट क्या आ रहा है हमारा? 0। तो बता सर हमारा ब्रेक इवन वो पॉइंट है, ब्रेक इवन वो पॉइंट है, ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां कंपनी का प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा? जहां कंपनी का प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा सर? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां कंपनी का प्रॉफिट और लॉस 0। जहां कंपनी का प्रॉफिट और लॉस क्या चीज सर? 0। प्रॉफिट और लॉस 0, ऐसा सर। अब सुनिएगा जब दोस्त सुकून से तसल्ली से बताएं सर, मैं पहला यूनिट मैंने कितने में बेचा सर? 80 रुपए में। खर्चा कितना है उसको बनाने पे? 50। सर मेरे पास नेट कितने रुपए बच गया सर? ग्राहक को जब मैंने पहला यूनिट दिया ना उससे मुझे 80 रुपए दिए, ऐसा। पहला यूनिट दिया तो मैंने उसको 50 रुपए उससे लिए, खर्चा मेरा जो 80 रुपए मैंने उससे लिए, 50 का खर्चा आया। सर बताएं मेरे पास कितने रुपए नेट जेब में बच गया सर? 30 रुपए। सर जब मैंने अपने कस्टमर से 80 रुपए रिसीव किए ना, 24 रुपए मटेरियल वाले को दे दिए, 9 रुपए डायरेक्ट लेबर को दे दिए, 17 रुपए के मैंने गैस तेल और बिजली के पैसे दे दिए, मेरी जेब में कितना बच गया? 30। सर 30 रुपए मैंने डब्बे में डाला। क्यों डब्बे में डाला? सर मैंने कहा मैं यूनिट बेचूंगा कुछ ताकि मैं रेंट कवर कर लूं। रेंट पर यूनिट देता नहीं हूं मैं, रेंट देता हूं मैं टोटल पूरे महीने का, सर साल का 2.1 मिलियन। रेंट पर यूनिट नहीं आता, मटेरियल पर यूनिट आता है, लेबर पर यूनिट चार्ज करता है मुझसे, वेरिएबल पर यूनिट आता है। लेकिन ये याद रखना सर मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट इनकर नहीं होती। तो सर मैंने 2.1 मिलियन रुपए की फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए कितने यूनिट बेचे? 70,000। ये याद रखिएगा सर। एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट सर हमारी सेल्स, सर हमारी सेल्स बराबर होगी हमारे कॉस्ट के। सर सेल्स कितनी है? 5.6 मिलियन। हमारे दो खर्चे वेरिएबल और फिक्स मिला के कितने? वेरिएबल और फिक्स मिला के कितने सर? 5.6 मिलियन। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जनरली फिक्स, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जनरली वेरिएबल होती है सर, क्योंकि आप जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो उतना बिल आता है आपका। जी सर बताएं ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाता है? 0। ये रहा 0। फिर सर ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आप इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाना चाहते हो कि आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। क्या कवर हो जाए? फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। आप इतना प्रॉफिट, इतना सीएम कमाना चाहते हो कि आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक यूनिट कितने में बेच रहा हूं? 80 में। खर्चा कितने का आता है बनाने पे? 50। बेचता कितने में हूं? 80 में। 50 का खर्चा आता बनाने पे। नेट कितने बचते हैं मेरी जेब में? 30। डालो डब्बे में, जमा करो 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 उसको। क्या जमा करें? 21 लाख रुपए। 21 लाख जमा करें। कितने यूनिट बेचना पड़ेंगे? 70,000 यूनिट बेचना पड़ेंगे। 70,000 यूनिट बेचेंगे सर, हमारे पास फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, हम सब आराम से 0 प्रॉफिट पे आ जाएंगे। अब सुनिएगा दोस्त, जरा सुनो। यह है सर मेरे पास एक डब्बा, गौर से देखना सर इस डब्बे को, ठीक है जी। ये मेरे पास एक डब्बा है सर,
अच्छे से बनाते हैं इस डब्बे को, और से देखना सर इस डब्बे को। सीएम स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन डायमंड में दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ छोटा। सुनो ये मेरे पास एक डब्बा है सर, मैं 1 यूनिट बेचता हूँ कितने में, 80 में। खर्चा कितना आता है उसको बनाने में, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है 50, क्या बचता है सर मेरे पास 30 रुपए। ये 30 रुपए मैं इस डब्बे में डाल देता हूँ। इस डब्बे का नाम क्या है, फिक्स कॉस्ट। सर 30 रुपए इस डब्बे में डलते जाते हैं, डलते जाते हैं, डलते जाते हैं, फिक्स कॉस्ट कवर होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। एक पॉइंट आता है जहां फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है, 100% कवर हो जाती है। किससे कवर हो जाती है, कवर्ड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्टैंड्स फॉर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्टैंड्स फॉर पार्ट ऑफ द सेल्स प्राइस जो बच जाती है वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद। इस पार्ट में अभी फिक्स कॉस्ट को कवर करना है। सर मैंने जितने यूनिट बेचे डब्बे में डाले, डब्बे में क्यों डाल रहे हैं, ताकि हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो सके। जब ये डब्बा फुल हो जाएगा तो सर फिर सीएम गिरना शुरू होगा डब्बे से बाहर, फिर सीएम गिरना शुरू होगा डब्बे से बाहर। वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। बताओ सर मैं 1 यूनिट कितने का बेचता हूँ, कितने का बेचता हूँ 1 यूनिट में, 80 में। खर्चा कितना आता है बनाने में, 50, बचते कितने मुझे 30। मैंने सर पहले 21 लाख रुपए जमा करने, घर नहीं लेके जा सकता मैं प्रॉफिट, 21 लाख जमा करने, 30 30 30 30 30 करके मैं 21 लाख जमा किए। जब जमा हो गए उसके बाद जब 30 रुपए और आएंगे सर, उसके आगे जो यूनिट्स बिकेंगे वो यूनिट्स मेरे लिए क्या होंगे सर, प्रॉफिटेबल यूनिट्स होंगे। कौन से होंगे, प्रॉफिटेबल यूनिट्स होंगे। सर इसको पहले कॉपी करें, मैं इसको फिर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं और फिर कोई एक सवाल करके हम जो क्लास ऑफ करेंगे। शाबाश, कॉपी करें इसको, शाबाश। बेटा याद रखना सिर्फ रेंट नहीं होता और बहुत सारे फिक्स कॉस्ट होते हैं, डेप्रिसिएशन और 50 चीजें। 70,000 से एक्सीड होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। सैयद हुसैन रुक जाओ, दानियाल कॉपी कर लिया। इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है सर, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल भी एक वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो यूनिट बढ़ाने से बढ़ेगी, यूनिट कम करने से कम। सीएम सेल्स प्राइस का वो पार्ट है, सीएम सेल्स प्राइस का वो पार्ट है जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच रहा है। आपने मिसाल के तौर पर एक समोसा बेचा 80 का, उसको बनाने में जितने खर्चे आए थे वेरिएबल खर्चे वो आपने पे कर दिए, तब भी आपके पास जेब में नेट कितने बच गए सर, 30 रुपए। डिमिनिशिंग मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा सर, तब भी वो फिक्स कॉस्ट ही होगी। वेरिएबल कॉस्ट माने तो सेम आता है, बिल्कुल ठीक है सर। सेम इज द अमाउंट दैट वी अर्न एडिशनली टू कवर फिक्स कॉस्ट, बिल्कुल सही सर। ओके ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब है सर बिजली का खर्चा, ठीक है जी, गैस वगैरह का खर्चा। सर अगर हम फिक्स कॉस्ट को एक्सीड कर जाते हैं तो प्रॉफिट, बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रॉफिट क्लासिफाई होगा। फर्स्ट पेज दिखा दीजिएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो दाऊद, बिल्कुल सही कह रहे हो। सीएम क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, बिल्कुल ठीक सर। डेप्रिसिएशन वेरिएबल हो सकती है बेटा, अगर डेप्रिसिएशन बाजूकात पर यूनिट चार्ज होगी तो वो वेरिएबल होगी। यार मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों के लिए मेथड ज्यादा बेहतर है ना कि तुम लोग सवाल पूछो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्लास में कोई क्या सोचेगा। अगर ज्यादा, अगर देखो वेरिएबल जो है वो, अगर डेप्रिसिएशन तुम्हारे पास पर यूनिट बेसिस पे चार्ज हो रही है तो वो वेरिएबल है, सही बात है। बढ़ जाएंगे सर, कैसे पता चलेगा कौन सी कॉस्ट वेरिएबल बताएगा सर, वेरिएबल कौन सी फिक्स कॉस्ट है वो आपको बाय द पैसेज ऑफ टाइम अंदाजा होता जाएगा। अभी हमने शुरू ही किया, आ जाएगा वो समझ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं सर। अगर फिक्स कॉस्ट को सेम से डिवाइड करेंगे तो यूनिट्स पता चल जाएंगे, बिल्कुल ठीक। 70,000 यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स बोल सकते हैं उसको, बिल्कुल ठीक सर। नीचे करें थोड़ा सा, ऑनलाइन ही बेस्ट है। नहीं भाई Hamza, you are asking the question, where can I ask the question, you are asking the question। अच्छा जी, अब जरा मुझे एक चीज ये बताओ सर, टेक्निकल बात करूं थोड़ी सी, टेक्निकल बात करूं, टेक्निकल बात करूं है, नहीं, चलो चलो मुझे एक बात बताओ सर, जब मैं एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था मेरा लॉस कितना था,
2.1 मिलियन। ये क्यों लॉस क्यों था वो? देखो किराए पे दुकान लेके बैठ गए, यूनिट 1 प्रोड्यूस नहीं करोगे तो क्या होगा? यूनिट 1 भी प्रोड्यूस नहीं करोगे तो क्या होगा सर? रेंट तो देना है, 21 लाख का तो लॉस है। अब बताओ जब मैंने अपना पहला यूनिट बेचा कितना सीएम कमाया? 30 रुपए का। तो मेरा लॉस 30 रुपए से कम हो गया, मेरा लॉस 30 रुपए से कम हो गया। सर मैंने एक और यूनिट बनाया तो लॉस 30 रुपए से और कम हो गया, एक और यूनिट बनाया तो लॉस 30 रुपए से और कम हो गया। बताओ मैं कितने यूनिट बनाऊं कि लॉस जीरो हो जाए? सर 70,000। हर यूनिट आपके लॉस को 30 रुपए कम कर रहा है, आपके लॉस को 30 रुपए कम कर रहा है। लेकिन 70,000 से आगे जितने यूनिट बनाओगे वो हर यूनिट 30 रुपए कमा के देगा, हर यूनिट 30 रुपए कमा के देगा। ऐसा? हाँ बेटा बना के बेचना है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बना के बेचना है। ठीक है जी। अब बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जहां आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से क्या कवर कर लो? फिक्स कॉस्ट कवर कर लो। ऐसा? अब मैं दे रहा हूं आपको एक क्वेश्चन, तैयार हो? बस आखिरी क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑफ करेंगे लेकिन एक क्वेश्चन करने के बाद। सर क्वेश्चन आपके सामने है, शाबाश। सॉल्व करना होगा जी बेटा, करो सॉल्व, शाबाश। कॉपी करना है, कॉपी करना है तो कर लो। ये वैसे आपको मैं सारा हैंड आउट दे रहा हूँ क्लास के एंड में, ठीक है ना? वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं आपको दे रहा हूँ शाम तक, ये रिकॉर्ड हो जाएगा शाम तक, तो आपको भी दे देंगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, मेरा कनेक्शन स्टॉप हो गया था। वो अभी साथ में आपको बेटा वीडियो ही दे दूंगा, टेंशन नहीं लो। उसामा वेरी गुड, हाँ वीडियो भी मिलेगी। शाहरुख बॉक्सर, हुजैफा बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। लडन जाफरी, अब्दुल राफे बिल्कुल ठीक। शायान हमना बेटा बिल्कुल ठीक, हमना मेरी सबसे छोटी बेटी का नाम है। मुस्तफ़ा बिल्कुल ठीक, अहमद रजा बिल्कुल ठीक, महविश मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक, शायान बिल्कुल ठीक, शारेज बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, माशाल्लाह, जबरदस्त जी, जबरदस्त जी। चले जी आए जरा इसको, सर मैं सॉल्व कराऊं, मैं सॉल्व कराऊं। मुझे बताओगे सर मेरे पास एक यूनिट पे कितने, एक यूनिट हम कितने का बेचते हैं मार्केट में सर? सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी? सर 70 की। बताओ वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितना है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? 50। तो बताओ सर जब कंपनी सेल से 50 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लेती है तो क्या बच जाता है सर? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने का? 20 रुपए का सर। ऐसा? अब बताओ इस सीएम से हमने क्या कवर करना है सर? 2469,000 यूनिट्स, 000 फिक्स कॉस्ट कवर करनी है 20 रुपए के सीएम से। बताओ मैं कितने यूनिट बेचूं? नहीं बेटा जाहिद गलत आ रहा है तुम्हारा, इसको चेक कर लो दोबारा। अब बता क्या आ रहा है सर? 12345 ऐसा? 1,23,450 यूनिट आपको बेचने हैं इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। आप जरा चेक करें, चेक करें, एक छोटी चीज चेक करते हैं। मुझे बताओ सर अगर मैं सेल्स निकालूं कितना यूनिट्स की? 123,450 यूनिट्स की, हर एक यूनिट की सेल्स प्राइस कितनी है? 70। बताओ मेरे पास सेल्स कितनी आएगी सर टोटल? जवेरिया बेटा बिल्कुल सही कह रही हैं आप भी जी मेरे बच्चे। ये आ रहा है सर 8641500, पक्का? ये आ गया सर मेरे पास सेल्स। ऐसा? मैं इसमें से लेस कर रहा हूं सर क्या चीज? सर वेरिएबल कॉस्ट 123,450 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना जी? कितना जी? सर ये आ रहा है मेरे पास 6172500। ऐसा? नेट करूं तो बताओ मेरे पास सीएम कितना है सर? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना दोस्त? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2469,000। इससे हमने क्या कवर करना है? फिक्स कॉस्ट कितने की? प्रॉफिट और लॉस जीरो। ऐसा मेरे बच्चों? अच्छा जनाब, थैंक यू वेरी मच पूरे सेशन के लिए बेटा। आप लोग साथ रहे और सुकून से जो है वो आप लोगों ने सारी चीजें समझी सुनी।
मैं जरा सा सेशन का एक ओवरव्यू दे दूं। सर हमने सबसे पहले जब स्टार्ट लिया तो हमने उसमें ये देखा कि सर हमारे पास जो कॉस्ट है सर, वो कॉस्ट को हमने सबसे पहले पढ़ा। सर हमने पढ़ा कि सर हमारे पास जो कॉस्ट है वो बिहेवियर के हिसाब से अलग है, नेचर के हिसाब से अलग है। नेचर के हिसाब से हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में दो क्लासेस हैं सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट में डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, इनडायरेक्ट मटेरियल वो जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है, डायरेक्ट लेबर वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस को पर्टिकुलर बजाते खुद परफॉर्म कर रहा है, इनडायरेक्ट लेबर वो जो सपोर्ट में काम कर रहा है सर। अदर कॉस्ट वो सारे खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर इनकर हो रहे हैं, और सर वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर नहीं है, वो मेरे पास अदर ओवरहेड्स हैं। ठीक है जी। सर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास सर सेलिंग और एडमिन कॉस्ट आती है। सेलिंग कॉस्ट सर मार्केटिंग की कॉस्ट और आफ्टर सेल सर्विस को कवर करने की कॉस्ट है। सर एडमिन कॉस्ट हमारे पास ऑफिस से रिलेटेड, यानी सर हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट, एडमिन और एचआर से रिलेटेड खर्चा है। फिर हमने सर इसके बाद ब्रेक इवन शुरू किया और हमने उसमें ये देखा कि सर हमारे पास जो हिसाब किताब है वो कुछ इस तरह के, सर हम एक सर्टन यूनिट सर 80 रुपए में बेचते हैं, 50 का उसको प्रोड्यूस करने में खर्चा आता है, नेट हमारे पास सर 30 रुपए बचते हैं। इस 30 रुपए से हमने पहले क्या कवर करनी है सर, फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। और फिक्स कॉस्ट अगर हम कवर कर ले तो हमारा क्या आ जाएगा सर, ब्रेक इवन। वो पॉइंट जहां कंपनी अपने कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले, वो ब्रेक इवन पॉइंट है सर। फिर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन और किया सर, मैं आपको अभी थोड़ी देर में सर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इसका पीडीएफ शेयर कर रहा हूं ताकि आप जो है वो इसको सॉल्व करें, और आज शाम में, रात में, यानी 9:30 के करीब मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो इसका पीडीएफ भी अभी अपलोड कर रहा हूं, सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास कब होगी सर? मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास जो है वो कल मैं शायद क्लास ना रखूं, बिकॉज हमने पहले भी आईकैप से पूछना है, पता करना है कि क्या हिसाब किताब है, कि भाई सेशन चलाना कैसे, क्योंकि आईकैप की एक मीटिंग चल रही थी 3 बजे से, तो उसका हम जरा हाल अहवाल लेने बैठे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली क्लास जो है वो मैं अगर लेना होगी तो कल लूंगा, और फिर संडे हमारा ऑफ होगा तो मंडे को दूसरी सी क्लास लूंगा। कल एक सेकंड क्लास होगी। मेरी एक इल्तिजा है आपसे सर, मैं अभी फेसबुक पे ये चीज जाके मेंशन करूंगा कि आपका सेशन कैसा रहा, आप उस पे जाके ऑनेस्ट फीडबैक देना अपना। ऑनेस्ट फीडबैक का मतलब फैब्रिकेटेड नहीं, जो आपको जैसा लगा आपने वैसे जाके फीडबैक देना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह सर। स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, मैं अभी आपको पूरा पीडीएफ ही दे देता हूं मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चों अपने खर्चे के ऊपर। अल्लाह हाफिज।